चलें सर, ठीक है, बिस्मिल्लाह करते हैं आज के लेक्चर को। सभी दोस्तों को मेरी तरफ से फिर एक दफ़ा अस्सलाम वालेकुम। और जो जो जहाँ जहाँ पे है, अल्लाह ताला सभी को खुश रखे, आबाद रखे। पिछले 3-4 लेक्चर्स में सर बीएससी कोर्स की रिक्वेस्ट बिल्कुल है सर। मैंने जैसे पहले भी कहा है कि मैं पूरी कोशिश है, मैं आप इसाक भाई यकीन नहीं करेंगे, बल्कि कर लें तो बेहतर है कि मैंने जो कोर्स शुरू किया था ये जिसकी कुछ वीडियोस ऑलरेडी साइट के ऊपर फेसबुक पे भी अवेलेबल हैं, वेबसाइट पे भी अवेलेबल हैं, यूट्यूब पे भी अवेलेबल हैं। ये कोर्स तकरीबन 400 घंटे का हमने प्लान किया था, लेकिन अभी तक बड़ी मुश्किल से कोई 40-50 घंटे का जो है वो बन सका है। बाकी पेंडिंग है, टाइम की कमी की वजह से वो कोर्स हम रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे। और एक प्लान दिमाग में ये था कि एक ऐसा कंप्लीट कोर्स पब्लिश हो जाए जिसको करने के बाद किसी बंदे को भी किसी दूसरी जगह से कुछ ना करना पड़े। तो अल्लाह करम करेगा, अल्लाह ताला ने इजाज़त दी, सेहत ने इजाज़त दी, तो इंशाल्लाह उसको पूरा करेंगे। और एक मैं चलें अनाउंस कर देता हूँ यहाँ पे, बल्कि 2 चीज़ें हैं। ये 2 चीज़ें फ़ौरी तौर पे इस वक्त हैं जिसके ऊपर वर्किंग मैं कर रहा हूँ। वो इंशाल्लाह हमारे इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर बहुत जल्द आपको देखने को मिलेंगी। इस कोर्स के ख़त्म होने के बाद इंशाल्लाह जल्दी वो हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आपको देखने को मिलेंगी। एक तो होगा कंप्लीट कोर्स होगा कैंडलस्टिक पैटर्न्स के हवाले से। कैंडलस्टिक पैटर्न्स के ऊपर बेशुमार इंटरनेट के ऊपर वीडियोस अवेलेबल हैं, लेकिन जो कोर्स मैं बना रहा हूँ, जो पब्लिश करूँगा इंशाल्लाह, वो कोशिश होगी कि वो एक कंप्लीट कोर्स हो। और उसमें हो सकता है कि कुछ इस तरह से उसको बनाया जाए कि शायद उस तरह से मैं दावा तो नहीं करता, लेकिन फिर भी उम्मीद है कि उस टाइप का कोर्स शायद इंटरनेट के ऊपर आपको वैसे अवेलेबल ना हो। और वो इंशाल्लाह पूरी कोशिश है कि इस आपकी क्लासेस के ख़त्म होने के बाद हम उसको स्टार्ट कर देंगे, उसकी रिकॉर्डिंग। उसके साथ साथ दूसरा एक और बड़ा इम्पॉर्टेंट कोर्स जिसके बारे में मेरा ख्याल है कि शायद यूट्यूब के ऊपर को बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है भी नहीं, और वो है फंडामेंटल्स का। फंडामेंटल्स एक्चुअली नहीं, वो है न्यूज़ ट्रेडिंग के हवाले से, कि जितनी भी न्यूज़ रिलीज़ होती हैं मार्केट के अंदर सारा दिन फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर या investing.com के ऊपर आपको वो न्यूज़ अवेलेबल हैं। वो न्यूज़ क्या क्या हैं, उनको किस तरह से समझा जा सकता है, और वो कहाँ से आती हैं, क्यों आती हैं, कैसे इम्पेक्ट करती हैं मार्केट को, उसके ऊपर हमें ट्रेड करनी है तो किस तरह से करनी है, क्या उसके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, क्या उसके बेनिफिट्स हो सकते हैं। हर टॉपिक के ऊपर, मिसाल के तौर पे NFP है तो NFP की पूरी डिटेल आएगी। इसी तरह से हर जितने भी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हैं, सारी न्यूज़ की अलहदा वीडियोज़ इंशाल्लाह बहुत जल्द हम पब्लिश करने का प्लान रखते हैं, और उम्मीद है कि आपको जल्दी हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर वो देखने को मिलेंगी। एक मैंने रिक्वेस्ट और करनी थी, वो ये कि काफ़ी सारे दोस्त साहब ऐसे हैं जो हमारे ग्रुप्स के अंदर ऐड हैं। डू प्राइम का एक ग्रुप है, एक forex.guru.pk का ग्रुप है। वो अगर उन्होंने अभी तक मेरा नंबर सेव नहीं किया तो काइंडली मेरा नंबर ज़रूर सेव कर लें। उसकी वजह ये कि मैं व्हाट्सएप ग्रुप्स या व्हाट्सएप ग्रुप्स की बजाय मोस्टली जब कोई चीज़ नई बनाते हैं तो उसको हम ब्रॉडकास्ट ग्रुप में अनाउंस करते हैं। दोस्त जिन्होंने भी मुझे मैसेजेस किए हैं वो सारे हमारे ब्रॉडकास्ट ग्रुप के अंदर ऐड हैं, लेकिन ब्रॉडकास्ट ग्रुप की एक फंक्शनैलिटी है कि हमारा मैसेज सिर्फ उस बंदे को ही डिलीवर होगा जिसके पास मेरा नंबर सेव है। तो काइंडली मेरा नंबर ज़रूर अपने मोबाइल में सेव कर लें ताकि आपको हमारी तरफ से अपडेट्स हैं वो मिलती रहें। सर ये तो मैं नहीं कह सकता कि कौन सा पहले आएगा, लेकिन दोनों के ऊपर ही वर्किंग कर रहे हैं। इंशाल्लाह जल्दी दोनों की वीडियोज़ जो हैं वो स्टेप बाय स्टेप आनी शुरू हो जाएंगी। कैंडलस्टिक पैटर्न्स का कोर्स काफ़ी बड़ा है, जिसको अच्छा खासा टाइम लगेगा। न्यूज़ का कोर्स उसकी उतना बड़ा नहीं है, निस्बतन छोटा है। तो देखेंगे जो भी इजी हमारे लिए हुआ, जिसको पहले लेके आना आसान हुआ, वो लेके आएंगे। सर आज का लेक्चर शुरू करते हैं, और आज हमारा जो टॉपिक है वो इंडिकेटर्स बेस है। आज हमने कल बात की थी कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स के ऊपर हम इंशाल्लाह परसों की क्लास में बात करेंगे। कल छुट्टी होगी मेरी, कल मैं क्लास नहीं ले सकूँगा, कल मुझे कोई मसरूफियात हैं, इस वजह से कल की क्लास नहीं होगी। परसों इंशाल्लाह क्लास होगी, और परसों की क्लास में हम कैंडलस्टिक पैटर्न्स के ऊपर बात करेंगे। आज हम बात करेंगे इंडिकेटर्स के हवाले से।
इंडिकेटर्स के हवाले से MT4 को अगर हम बात कर लें तो MT4 के अंदर काफ़ी सारे बिल्ट इन इंडिकेटर्स मौजूद हैं जो कि बहुत अच्छा रिज़ल्ट देते हैं। हमारी अक्सरियत फॉरेक्स ट्रेडर्स की इस चीज़ के ऊपर रिलाई करती है कि जी जो फ्री में चीज़ मिल रही है वो शायद उतनी अच्छी ना हो। ये हमारा एक माइंडसेट बन चुका है कि जो चीज़ फ्री में मिल रही है वो अच्छी नहीं होगी और जो चीज़ पैसों के साथ मिलेगी वो बहुत अच्छी होगी। लेकिन मैं इस माइंडसेट के काफ़ी ख़िलाफ़ हूँ इस नज़र से कि MT4 की अगर हम बात कर लें तो एक अच्छा सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए जो कुछ आपको चाहिए वो सारे का सारा MT4 और MT5 के अंदर मौजूद है। मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ कि शर्त ये है कि आप उसको किस हद तक यूटिलाइज़ करते हैं, किस हद तक आप उसकी प्रैक्टिस करते हैं, उसको डेमो अकाउंट्स पे कितना यूज़ करते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि दुनिया में कोई चीज़ भी परफेक्ट नहीं है, हर चीज़ की अपनी खूबियाँ और अपनी ख़ामियाँ हैं। दुनिया का कोई भी मेथड ऑफ एनालिसिस परफेक्ट नहीं है, उसकी भी अपनी खूबियाँ और ख़ामियाँ हैं। अगर कोई एक चीज़ परफेक्ट है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, तो उसके अलावा कुछ भी परफेक्ट नहीं है। हमारे अक्सर हमें एक सवाल मिलता है जब हम ख़ास तौर पे सिग्नल्स की बात कर लें या किसी स्ट्रेटजी की बात कर लें तो बड़ा एक कॉमन सा क्वेश्चन आता है, सर कितने % एक्यूरेट है, 100% है? तो मैं अक्सर ये जवाब देता हूँ कि भाई दुनिया की कोई चीज़ जो है वो 100% नहीं है। हाँ, आप अपनी प्रैक्टिस से, आप अपने मेहनत से उसको परफेक्ट बना सकते हैं। इंडिकेटर्स की अगर हम बात कर लें तो इंडिकेटर्स MT4 में आप देखें, ये हमारे पास नेविगेटर विंडो है लेफ़्ट साइड पे, और इस नेविगेटर विंडो के अंदर बहुत ज़्यादा इंडिकेटर्स मौजूद हैं। इंडिकेटर्स कुछ बहुत इजी हैं, कुछ बहुत अच्छे हैं जो कि बड़े बेहतर तरीके से काम करते हैं। कुछ इंडिकेटर्स रिलेटिवली कॉम्प्लिकेटेड हैं, वो आसानी से समझ नहीं आते, काम वो भी बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। लेकिन हमारे ट्रेडर्स की अक्सरियत यह है कि वो पेड इंडिकेटर्स की तरफ भागती है कि किसी ने वही इंडिकेटर उठा के, मिसाल के तौर पे RSI है, स्टोकेस्टिक है, मूविंग एवरेजेस है, मिला के उसने को रंग शंग भर के तो पेड इंडिकेटर बना लिया है। तो पब्लिक उसको ख़रीदने की जस्तजू में ज़रूर जाएगी, उसको लेने की जस्तजू में ज़रूर जाएगी, चाहे वो पैसों के साथ ले चाहे फ्री ले, कि उनको लगता है कि यार ये पता नहीं क्या नई बला बना दी है। लेकिन जो डिफ़ॉल्ट चीज़ें हैं उनके ऊपर फोकस नहीं करते। एक चीज़ याद रखें, फॉरेक्स मार्केट में हज़ारों नहीं लाखों के हिसाब से कस्टम इंडिकेटर्स अवेलेबल हैं, लेकिन जितने भी कस्टम इंडिकेटर्स अवेलेबल हैं उन सभी की बुनियाद जो है वो जिस बेस पे बनाए गए हैं वो ये सारे इंडिकेटर्स हैं जो MT4 के अपने इंडिकेटर्स हैं। मोस्टली आपको जो स्ट्रेटजीज़ जो इंडिकेटर्स मिलते हैं वो मूविंग एवरेज की बेस पे, स्टोकेस्टिक की बेस पे, RSI की बेस पे, मोमेंटम की बेस पे और ऑसम की बेस पे, इस किस्म के इंडिकेटर्स की बेस पे ही इंडिकेटर्स आगे बने बनाए मिलते हैं। कोई नई चीज़ नहीं है, सारा कुछ जो है वो हमारे MT4 के अंदर मौजूद है। और एक और मज़े की बात ये भी है कि ये सारे इंडिकेटर्स, ये सारी रिसर्च जो है ये आज की नहीं है, ये शायद 100 साल से भी ज़्यादा के पहले के ये चीज़ें जो हैं वो साइंसदानों ने, रियाजीदानों ने बना दी हैं। मेरा ख्याल है कि आजकल शायद कोई डेवलपमेंट इतनी हो भी नहीं रही। हम जो हैं वो नए साइंसदान शायद पैदा भी नहीं हो रहा है। सारा तो वक्त में, चलो उन बाकियों की एक्सपर्ट्स की बात नहीं करता, पब्लिक की बात कर लेता हूँ, अपनी बात कर लेता हूँ कि मुझ जैसा बंदा अगर सारा दिन फेसबुक पे, टिकटॉक पे बैठ के सारा दिन उंगलियां ही चलाता रहेगा तो वो पढ़ेगा क्या और वो क्या इजाद करेगा, क्या इन्वेंट करेगा। तो हम लोग आजकल वो, जैसे थोड़ी देर पहले मैं एक वीडियो देख रहा था, वो कह रहा था जी कीबोर्ड वॉरियर बने हुए हैं और पल्ले हमारे है कख नहीं। चले, अच्छा, इससे पहले कि इंडिकेटर्स की बात करूं, मुझे इस चार्ट पे एक बड़ा ज़बरदस्त सा ट्रेंड लाइन के हवाले से एक ये पैटर्न नज़र आया है। और ये हमने कल भी बात की थी ट्रेंड लाइन के हवाले से कि ट्रेंड लाइन को ड्रा करने के लिए हमें 2 पॉइंट्स की ज़रूरत होती है। ये हमारे पास पहला पॉइंट है, उसके बाद ये हमारे पास दूसरा पॉइंट है। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने के बाद हमारे पास एक तिरछी लाइन हासिल हो गई है। और आप देखें बड़े परफेक्टली मार्केट ने यहाँ पे इसको फॉलो किया है कि मार्केट ऊपर गई है, वापस आई है, आके फिर से उसने इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे टच किया है
और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बाई की एंट्री मिली है। उसके बाद मार्केट वापस आई है, ये बड़ी सारी कैंडल, इसकी बड़ी सारी विक बनी है, आके जस्ट इसने ट्रेंड लाइन को हिट किया है और दोबारा से मार्केट वापस उसी डायरेक्शन में चली गई है, ज़बरदस्त ट्रेड मिली है। उसके बाद फिर मार्केट आगे, खैर जैसे जैसे मार्केट आगे चलती जाती है, जैसे जैसे नए लेवल्स क्रिएट होते रहते हैं, वैसे वैसे ट्रेंड लाइंस जो हैं वो चेंज होती रहती हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं इसी लेवल की बात कर लूँ तो इस लेवल के बाद ये एक और बड़ा लेवल, वैसे यहाँ पे कुछ और लेवल्स भी हैं, मैं इनकी भी बात नहीं करूँगा क्योंकि जैसे जैसे आप मार्केट में काम करेंगे वैसे वैसे आपको लेवल्स ड्रा होते हुए बनते हुए नजर आएंगे। ये हमारे पास एक और बड़ा ज़बरदस्त लेवल बना, उसके बाद मार्केट आई है, इसी के एरिया में आई है, इस पर टच नहीं किया मार्केट ने, लेकिन यहाँ पे मोस्टली देखा जाता है कि कोई रिवर्सल पैटर्न अगर अवेलेबल है तो वहाँ पे ट्रेड कर ली जाती है और एक ज़बरदस्त एंट्री यहाँ पे भी अवेलेबल है। उसके बाद ट्रेंड लाइन की अहमियत इस तरह से भी है कि आप देखें कि मार्केट ने यहाँ पे ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, नीचे गई है, वापस गई है दोबारा। अब वही चीज़ जो हमने पिछले लेक्चर के अंदर बात की थी कि ट्रेंड लाइन जो है ये डायनेमिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स कहलाती हैं, कि मार्केट ने यहाँ पे अगर इसको सपोर्ट के तौर पे अडॉप्ट किया है तो आगे जाके वही चीज़ जो है वो रेजिस्टेंस के तौर पे भी मार्केट ने उसको अडॉप्ट किया है और यहाँ पे मार्केट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेके उसी से नीचे मुड़ गई है। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस के बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे जितना मर्जी आप फैंसी टूल्स की तरफ चले जाएं, जितने मर्जी आप फैंसी कोर्सेज़ की तरफ चले जाएं, लेकिन बेसिक जो है, जो बेसिक्स आज से 100 साल पहले रियाजीदानों ने बना दी है वो हमेशा वही रहेगी। मार्केट उसी स्ट्रक्चर पे अमल पैरा रहती है। आप उसका नाम कुछ भी दे दें, आप सपोर्ट रेजिस्टेंस को एसएमसी कह दें, आप सपोर्ट रेजिस्टेंस को डिमांड एंड सप्लाई कह दें, आप सपोर्ट रेजिस्टेंस को कुछ और कह दें, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर वही है, बेसिक चीज़ें वही हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि थोड़ी बहुत अमेंडमेंट करके, थोड़ा बहुत उसको देखने का नज़रिया चेंज करके कोर्स का नाम बदल दिया जाता है और नए बंदों को या पुराने बंदों को भी नया चूरन बेच दिया जाता है। तो ये सिलसिला अज़ल से चल रहा है और अब तक चलता रहेगा। ये सारा कुछ ऐसे ही होता है। चलें, खैर आज जो हम बात करेंगे कुछ इंडिकेटर्स के हवाले से बात करेंगे। ऐसे दोस्त जो फॉरेक्स मार्केट में बिल्कुल नए हैं, MT4 के हवाले से बिल्कुल नए हैं, उनको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आ जाएगी और जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनको भी इंशाल्लाह कुछ ना कुछ तो सीखने को ज़रूर मिलेगा। ये कोर्स एक्चुअली फोकस भी नए ट्रेडर्स को कर रहा है। जो एडवांस ट्रेडर्स हैं, जो पुराने ट्रेडर्स हैं, उनको ये फोकस उस तरह से कर भी नहीं रहा क्योंकि ये बेसिक का कोर्स है और हमारी कोशिश है कि जो बिल्कुल नए बंदे हैं उनको हम अपने पैरों पे खड़ा करें, वो काम करने के काबिल हो जाएं। MT4 में लेफ़्ट साइड पे हमारे पास इंडिकेटर विंडो मौजूद है, इंडिकेटर्स का सेक्शन मौजूद है और यहाँ पे इंडिकेटर्स के अंदर हमारे पास ट्रेंड है, ऑसिलेटर है, वॉल्यूम है, विलियम है और कुछ ओपन इंडिकेटर्स पड़े हैं। ये तो कुछ कैटेगरीज़ हैं जो कि ऑलरेडी यहाँ पे बनी हुई हैं, लेकिन बेसिकली अगर मैं बात कर लूँ तो मेजर कैटेगरीज इंडिकेटर्स की दो हैं। एक है लीडिंग इंडिकेटर्स और एक है लैगिंग इंडिकेटर्स। लीडिंग इंडिकेटर्स आमतौर पे ऐसे इंडिकेटर्स को कहते हैं जो कुछ होने से पहले बताते हैं कि क्या होने लगा है। यानी मार्केट ने अगर बाइंग में जाना है तो वो मार्केट के बाइंग में जाने से कुछ 15 मिनट, आधा घंटा पहले बताएंगे कि ये बाइंग में जाने लगी है। सेलिंग में जाना है तो वो पहले बताएंगे कि ये सेलिंग में जाने लगी है। और लैगिंग इंडिकेटर्स वो इंडिकेटर्स हैं जो हमें बताते तो हैं कि मार्केट में क्या हो रहा है या क्या होने वाला है, लेकिन उसकी इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी लीडिंग इंडिकेटर की निस्बत देर से आती है। अब सुनने में हमें लग सकता है कि जनाब वो इंडिकेटर जो लीडिंग इंडिकेटर है, जो कि हमें पहले बताता है कि क्या होने वाला है, वो ज़्यादा एक्यूरेट होगा और हम उसको अगर फॉलो करेंगे तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और वो इंडिकेटर जो देर से बता रहा है तो ज़ाहिर है वो देर से इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो उस इन्फॉर्मेशन का तो वो फ़ायदा हमें हासिल नहीं होगा जो हम लेना चाहते हैं, लेकिन रियलिटी से थोड़ी सी बरअक्स है। लीडिंग इंडिकेटर्स हमें कुछ होने से पहले बताते ज़रूर हैं, लेकिन वो अपने आप को पहले बताने के चक्कर में कहीं कहीं गलत भी हो जाते हैं, कहीं कहीं नहीं बल्कि बहुत दफ़ा गलत हो जाते हैं। वो सही इन्फॉर्मेशन भी दे रहे होते हैं, साथ साथ में गलत इन्फॉर्मेशन भी उनसे आ रही होती है। इसके बरक्स लैगिंग इंडिकेटर्स जो हैं वो कुछ होने का तब बताते हैं जब उनको कन्फर्म हो जाता है कि हाँ अच्छा हो गया है, यानी मार्केट ने सेलिंग में जाना था, मार्केट सेलिंग में चली जाएगी, उसके बाद वो बताते हैं कि सेलिंग, अच्छा जी अब सेलिंग ओके है।
लेकिन अगर हम अकेले लैगिंग इंडिकेटर्स को यूज़ करें तो भी हमें प्रॉफिटेबल ट्रेड्स नहीं मिलती, और अगर हम सिर्फ और सिर्फ लीडिंग इंडिकेटर्स को यूज़ कर लें तो भी हमें प्रॉफिटेबल ट्रेड्स मिलती हैं, लेकिन ओवरऑल हमें प्रॉफिट नहीं मिलता, क्योंकि वो जहाँ पे सही इन्फॉर्मेशन दे रहा है वहीं पे गलत इन्फॉर्मेशन भी उससे पास आउट हो रही है, और मिल मिला के ट्रेड्स जो हैं वो को बराबर रह जाती हैं। लेकिन अगर हम लैगिंग और लीडिंग इंडिकेटर्स को कंबाइन कर लें तो फिर जो रिज़ल्ट निकलता है वो रिलेटिवली आउट क्लास होता है। बहुत ही लाजवाब सी इंफॉर्मेशन हमारे पास आनी शुरू हो जाती है जब हम लैगिंग और लीडिंग इंडिकेटर्स को आपस में कंपेयर करके या मिला कर हम इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। तो आज के लेक्चर में हम कुछ लीडिंग इंडिकेटर्स देखेंगे, एक दो लैगिंग इंडिकेटर्स भी देखेंगे, और उसके बाद फिर हम एक स्ट्रेटजी की बात भी करेंगे जो कि लैगिंग और लीडिंग इंडिकेटर्स को मिलाकर बनाई गई है। और वो स्ट्रेटजी पर्सनली मेरी अपनी स्ट्रेटजी है, और मैं 2013 से लेके अब तक उसी स्ट्रेटजी के साथ काम कर रहा हूँ। मैंने उसी स्ट्रेटजी को यूज़ करते हुए बहुत बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ के लिए भी काम किया, और अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा हम प्रॉफिट में रहे हैं। लेकिन स्ट्रेटजी कोई भी है, कोई भी इंडिकेटर है, कोई भी स्ट्रेटजी है, ये तभी अच्छे रिजल्ट लेके आती है, बार बार मेरा एक ही चीज़ के ऊपर फोकस है, जब आपका उसके ऊपर ग्रिप हो, जब आपने उसके साथ अच्छी खासी डेमो प्रैक्टिस की हो। मैं आमतौर पे ये कहता हूँ कि अगर आपने एक स्ट्रेटजी को या एक इंडिकेटर को या किसी भी चीज़ को यूज़ किया और आपने 1000 ट्रेड्स की हैं, और आपको पता है कि जनाब इन 1000 ट्रेड्स में से मेरी 900 ट्रेड्स जो हैं वो सही हैं और मेरी 100 ट्रेड्स जो हैं वो गलत हैं, तो आपको पता है कि आप 90% एक्यूरेसी के साथ काम कर रहे हैं। और जब दोबारा आप एक्चुअल मार्केट के अंदर काम करेंगे तो आपको कभी भी टेंशन नहीं होगी और आप बेहतर तरीके से परफॉर्म करेंगे, क्योंकि आपके अंदर एक अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड हो चुका होता है। आपको पता है कि आप किस हद तक सही काम कर सकते हैं और आप वहाँ पर टेंशन नहीं लेते। चलते हैं, हमारे पास लेफ़्ट साइड पे जो इंडिकेटर्स लिस्ट है इसमें सबसे पहले ट्रेंड इंडिकेटर्स हैं। ट्रेंड इंडिकेटर्स मोस्टली मार्केट के ट्रेंड को बताते हैं और इनको हम लैगिंग इंडिकेटर्स भी कहते हैं। ये कुछ कंफर्म हो जाने के बाद देर से हमें इंफॉर्मेशन देते हैं। हम अभी थोड़ी देर में ट्रेंड इंडिकेटर्स के बारे में बात करेंगे। ओ शाह साहब ने अपना हाथ खड़ा किया है। सर कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछें, मैं हाज़िर हूँ। चैट मैसेज के अंदर क्वेश्चन अपना पूछ सकते हैं सर। माइक ऑन ना करें क्योंकि मुझे आपके माइक की आवाज़ नहीं सुनाई देगी। चलें, जितनी देर में वो क्वेश्चन लिखते हैं हम आगे बात कर लेते हैं। अच्छा, और उसके बाद दूसरे नंबर पे है ऑसिलेटर्स। ऑसिलेटर्स ऐसे इंडिकेटर्स हैं जिनको मोस्टली लीडिंग इंडिकेटर्स कहा जाता है। ऑसिलेटर्स की बेसिक जो डेफिनेशन है वो ये है कि ऑसिलेटर्स ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जो ज़ीरो के गिर्द घूमते हैं, यानी इन इंडिकेटर्स के अंदर कहीं ना कहीं पे आपको ज़ीरो लेवल ज़रूर नज़र आएगा। मार्केट या ज़ीरो से 100 की तरफ जाएगी या ज़ीरो से +100 और -100 की तरफ जाएगी। कोई मसला नहीं वसीम भाई। अच्छा जी, तो हम आज सबसे पहले ऑसिलेटर्स की ही बात कर लेते हैं। तो ऑसिलेटर में एक बहुत ही कॉमन ऑसिलेटर जो है वो है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स RSI। बहुत ही कॉमन इंडिकेटर है और मेरा ख्याल है कि शायद फॉरेक्स मार्केट में आने वाला बच्चा जो है इस इंडिकेटर के बारे में जानता है। इस इंडिकेटर का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो वही है जो हमने कल बिल्डिंग वाली तस्वीर में देखा था। मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज़ करवा दूं। हमने कल एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जो टॉपिक कवर किया था उसमें हमने एक बिल्डिंग की तस्वीर देखी थी जिसमें 4 मंजिलें थीं और मैंने बताया था कि 3rd फ्लोर के अंदर मार्केट चल रही है, ऊपर जाएगी, छत को टकराएगी, रेजिस्टेंस क्रिएट करेगी, नीचे जाएगी, सपोर्ट को नीचे जाएगी, फर्श को टकराएगी, सपोर्ट क्रिएट करेगी, लगातार उस फ्लोर के अंदर सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने की कोशिश करेगी। लेकिन मार्केट कभी भी एक फ्लोर में नहीं रहती और जब वो फ्लोर चेंज करती है, वो ऊपर वाले फ्लोर में शिफ्ट होती है, तो ऊपर वाले फ्लोर में जाके नए सिरे से सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्रिएट करेगी। RSI एक्चुअली उसी बेसिक पैटर्न को फॉलो करता है और बड़े अच्छे तरीके से उसको फॉलो करता है, लेकिन इसको थोड़ी सी समझने की ज़रूरत है। RSI बहुत एक मैथमेटिकल इंडिकेटर है लेकिन इसको अक्सर समझा नहीं जाता। मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। लेफ़्ट साइड पे हमारे पास ऑसिलेटर कैटेगरी के अंदर RSI मौजूद है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ। इसमें इसकी सेटिंग विंडो के अंदर कुछ चीज़ें हैं, मैं उसके बारे में अभी डिटेल के साथ डिस्कस नहीं करूँगा। सबसे पहला है पीरियड। पीरियड यहाँ पे 14 लिखा हुआ है। इसका को मुझे बताएगा कि ये पीरियड क्या बला है।
आपको अक्सर इंडिकेटर्स के अंदर पीरियड लिखा हुआ नज़र आएगा। जब भी आप इंडिकेटर की सेटिंग विंडो को ओपन करते हैं तो अक्सर पहली चीज़ जो है वो पीरियड ही होती है। तो ये पीरियड किस चीज़ को कहते हैं, कौन बताएगा सर, कौन हिम्मत करेगा आज ये बताने की कि पीरियड क्या होता है। आमर महमूद भाई कह रहे हैं लास्ट 14 कैंडल्स। वसीम भाई कह रहे हैं नो आइडिया। आमर महमूद भाई ने बिल्कुल सही कहा है। पीरियड एक्चुअली 14 दिन, अगर आप डेली चार्ट को यूज़ कर रहे हैं तो बिल्कुल 14 दिन, लेकिन अगर आप, वो आमर महमूद भाई ने सही कहा है कि पिछली 14 कैंडल्स, आप जिस भी टाइम फ्रेम पे हैं उस टाइम फ्रेम की पिछली 14 कैंडल्स। अब यही एक वजह है कि आप देखेंगे कि RSI को मैं अभी अप्लाई करूँगा तो H4 पे ये कुछ और बता रहा होगा, 30 मिनट पे ये कुछ और बता रहा होगा, डेली चार्ट पे ये कुछ और बता रहा होगा। मुमकिन है डेली चार्ट पे ये बता रहा हो कि सेलिंग होने वाली है, जबकि ये H1 चार्ट पे बता रहा हो कि नहीं बाई कर लो। तो ये आपको कॉन्फ्लिक्ट नज़र आएगा मुख्तलिफ टाइम फ्रेम्स के अंदर। एक टाइम फ्रेम में वो बाई करने का कह रहा होगा और दूसरे टाइम फ्रेम में वो सेल करने का कह रहा होगा, लेकिन वो दोनों जगह पे सही होगा। तो ये कैसे? तो सबसे पहला इंडिकेटर्स मोस्टली जो हैं वो कैंडल्स को काउंट करते हैं। कैंडल्स जो कुछ कर रही हैं, कोई कैंडल बुलिश बन रही है, कोई कैंडल बेरिश बन रही है, तो वो देखते हैं कि पिछली जो कैंडल्स बनी हैं उनका बिहेवियर क्या है। जितनी भी यहाँ पे कैंडल्स बन रही हैं ये सारी की सारी हमें फ्यूचर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं, और उसी फ्यूचर इन्फॉर्मेशन को ये इंडिकेटर्स मैथमेटिकली कैलकुलेट करके हमें ग्राफिकल फॉर्म के अंदर डिस्प्ले करने की कोशिश करते हैं। चलें इसको ओके करते हैं, अप्लाई करते हैं, और ये आ गया जी हमारे चार्ट पे RSI। अब इससे पहले कि मैं RSI को समझाऊँ, दोबारा से बिल्डिंग वाली तस्वीर। जी वेलकम सलमान शाह भाई, खुशी हुई है कि एक नया ट्रेडर है और आते ही उसने अपना इंट्रो भी कराया है। अच्छा जी, RSI की अगर हम बात कर लें तो वो जो बिल्डिंग वाली तस्वीर हमने कल देखी थी उसको थोड़ा सा जहन में रखें कि मार्केट जो है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अंदर मूव करती है। RSI अब करता क्या है? RSI सबसे पहले ये काम करता है कि मार्केट जिस फ्लोर में मूव कर रही है RSI उसको कैलकुलेट करता है, कैलकुलेट करके उसको 100 हिस्सों में तकसीम करता है। अब मार्केट में हमने तो 4 मंजिलों की बिल्डिंग देखी थी, लेकिन अगर लिटरली हम बात कर लें तो मार्केट के अंदर इतनी बेशुमार मंजिलें हैं एक चार्ट के अंदर कि उनको काउंट नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये सारा थ्योरेटिकल काम है। तो जिस भी फ्लोर में इस वक्त मार्केट है RSI उसको कैलकुलेट करेगा सबसे पहले और उसको 100 हिस्सों में तकसीम करेगा। ये अगर आप देखें लेफ़्ट साइड राइट साइड पे तो ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे देखें 0 है और आखिरी वैल्यू इसकी 100 है। तो ये मार्केट को 0 से 100 के दरमियान डिवाइड करता है, और उसके बाद 30 और 70 पे आपको 2 लाइनें नज़र आ रही हैं, ये 30 और ये 70। ये 30 और 70 पे उस मार्केट के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स क्रिएट करके देता है। RSI का बड़ा ही सिंपल सा एक असूल है, फंडा है, जो मर्जी आप उसको कह लें, कि अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो चलते 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 जैसे ही RSI 70 को टच करेगा, RSI की ये ब्लू लाइन जो है, सॉरी मैं इसको वहीं पे रहने देता हूँ, अच्छा जी इसको कैंडलस्टिक चार्ट में कन्वर्ट कर लेता हूँ। RSI की जो ये लाइन है ये जैसे ही चलते चलते 70 को टच करेगी, अब इस कैंडल पे जाके इसने 70 को टच किया है, तो RSI ये कहता है कि इस फ्लोर में, वो स्पेसिफिक उसी फ्लोर की बात कर रहा है, पूरी मार्केट की बात नहीं कर रहा, कि इस फ्लोर में मार्केट जितनी ऊपर जा सकती थी चली गई है। मार्केट, इसको हम कहते हैं ओवरबॉट, यानी जितनी बाइंग हो रही थी, बाइंग नीचे से स्टार्ट हुई थी और मार्केट में आहिस्ता आहिस्ता बायर्स आते गए, कीमतें बढ़ती गईं। तो यहाँ पे पहुँचने पर RSI ये हमें बता रहा है कि भाई जितनी बाइंग हो सकती थी हो गई है, अब मज़ीद बाइंग की गुंजाइश नहीं है। इसके मुताबिक, मैं इसके मुताबिक इसलिए कह रहा हूँ कि ये हर जगह पे सही नहीं होगा, ये गलतियाँ भी करेगा, वो गलतियाँ हम निकाल सकते हैं। इसके बाकायदा मैकेनिज़्म है कि जहाँ पे ये गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है हम उसको कैसे फ़िल्टर कर सकते हैं। खैर वो हम इस लेक्चर में उसके ऊपर डिस्कस नहीं कर सकेंगे क्योंकि फिर वो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन RSI अकेला ये काफ़ी है एक अच्छी ट्रेड करने के लिए।
बहरहाल आरएसआई का बेसिक स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है कि आरएसआई जैसे ही जाके 70 को हिट करता है वो बता रहा है कि मार्केट में भाई जितनी बाइंग हो सकती थी हो गई है, अब मज़ीद बाइंग की गुंजाइश नहीं है। अगर मज़ीद बायर्स नहीं आएंगे तो क्या होगा, कौन बताएगा? अगर मज़ीद बायर्स नहीं आएंगे मार्केट में, लोग बाई नहीं करेंगे तो क्या होगा? प्राइसेस ऊपर जाना बंद हो जाएंगी, वहीं पे रुक जाएंगी। अब रुकी तो नहीं रहेंगी, जाहिर है। वहाँ पे क्या होगा कि मार्केट में लोग सेलिंग स्टार्ट कर देंगे। बिल्कुल सभी का जवाब सही है, माशाल्लाह सारे ही माशाल्लाह सियाने हैं। तो मार्केट वहाँ पे सेलिंग स्टार्ट कर देगी। जितने भी बायर्स थे उनको ये लगेगा, एक्चुअली होता क्या है कि बायर्स जितने भी बाई कर रहे थे, अब कुछ लोग वहाँ पे बाई कर रहे थे। यकीन करें कि यहाँ से अगर हम देखते हैं तो यहाँ से कुछ लोग बाई कर रहे थे, यहाँ से भी बाएंगे, 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 यहाँ तक बाएंगे। लेकिन इस दौरान सिर्फ और सिर्फ बाई नहीं हो रहा, अक्सरियत बाइंग कर रही है और उनमें से बहुत सारी तादाद ट्रेडर्स की वो भी है जो सेल कर रही थी, जो कुछ सोच रहे थे कि नहीं यार इसको ऊपर नहीं जाना चाहिए, नीचे जाना चाहिए, तो वहाँ पे सेलिंग भी कर रहे थे। लेकिन सेलर्स की बजाय बायर्स की जो मिकदार थी वो हैवी थी और बायर्स एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग मूव लेके ऊपर गए और उनको लगा कि हाँ यार अब एक ऐसा मरहला आ गया है कि अब मज़ीद इस चीज़ की कीमत को बढ़ाने का फ़ायदा नहीं है। तो वहाँ पे वो बायर्स एक्चुअली सेलिंग नहीं करते, बायर्स एक्चुअली अपना प्रॉफिट टेकिंग करते हैं। बायर्स वहाँ पे अपनी ट्रेड्स को ख़त्म करते हैं, वो अपनी ट्रेड्स को बंद करते हैं और जितना प्रॉफिट उनको आया होता है वो वहाँ पे लेके फ़ारग हो जाते हैं। अब मैकेनिज़्म समझें कि अगर बायर प्रॉफिट टेकिंग कर रहा है, बायर अपनी ट्रेड बंद कर रहा है, तो होगा क्या, वो ट्रेड को बंद जब करेगा एक्चुअली वो सेल करेगा, तो वहाँ पे कोई ना कोई बंदा अवेलेबल होना चाहिए उसको ख़रीदने के लिए। बायर उस चीज़ को बेच रहा है और वहाँ पे कोई बंदा सेल कर ख़रीदने वाला बैठा होना चाहिए, तभी बायर अपनी चीज़ को बेच सकेगा। तो वहाँ पे लोग सेलिंग अपनी बायर्स जो हैं वो चीज़ें बंद करना शुरू कर देते हैं, अपनी ट्रेड्स बंद करना शुरू कर देते हैं और बहुत सारे लोग उस वक्त बैठे हैं सेल करने के तैयार में, जो कि सांस में थे कि अच्छा यार अब मार्केट बहुत ऊपर चली गई है, अब कितना ऊपर जाना है इसने, तो वहाँ पे वो फिर ख़रीदारी करना शुरू कर देते हैं। यानी सेलर्स जो है वो मार्केट के अंदर इन होना शुरू कर देते हैं और मार्केट नीचे आना शुरू हो जाती है। यही चीज़ आरएसआई ने हमें पहले बताई होती है कि भाई मार्केट ने यहाँ पे अपनी मैक्सिमम जो कुछ करना था कर लिया है, अब यहाँ से ऊपर नहीं जाएगी। आपके लिए भी बेहतर है कि अगर आप बाई की ट्रेड में थे तो निकल जाओ और नहीं थे तो भाई सेल कर लो और मार्केट नीचे आएगी और मार्केट नीचे आ गई। इसी तरह से थोड़ी देर बाद आगे चल के देखते हैं, यहाँ पे मार्केट दोबारा ऊपर गई है और यहाँ पे फिर आरएसआई ने 70 को टच किया। अब यहाँ पे भी आरएसआई सेम वही इन्फॉर्मेशन दे रहा है नेगेटिव पॉइंट्स। सर नेगेटिव पॉइंट्स बताऊंगा, क्यों नहीं बताऊंगा, तो लेकिन एक्चुअली वो नेगेटिव है नहीं। हमें आरएसआई को समझना नहीं आया आज तक, ज़्यादातर लोगों ने आरएसआई को प्रॉपर तरीके से समझाया नहीं है। नेगेटिव नहीं है आरएसआई, जैसे मैंने बताया कि अकेले आरएसआई से भी प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग की जा सकती है, क्योंकि जहाँ पे वो एक्चुअली गलती कर रहा है ना, हमारी नज़र में वो गलती कर रहा है, वो गलती नहीं कर रहा, वो अपने आप को रीडिफाइन कर रहा होता है। और अगर उस जगह पर हम समझ लें, उसको समझने के तरीके हैं, मैंने बहुत साल पढ़ाया है आरएसआई को सही तरीके से समझने के लिए, तो अगर हम उसको समझने के उन तरीकों को जानते हो कि आरएसआई जहाँ पे गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है वहाँ पे वो क्या कर रहा है एक्चुअली, तो हम वहाँ पे गलत ट्रेड से ना सिर्फ बचेंगे बल्कि प्रॉफिटेबल ट्रेड कर सकते हैं। बहरहाल यहाँ पे बेसिक अभी तो मैं समझा रहा हूँ कि आरएसआई ने जनाब यहाँ पे जाके फिर 70 को टच किया और उसने कहा कि भाई बस मज़ीद अब इससे ऊपर मार्केट नहीं जानी, यहाँ से सेल कर लो। तो बेसिक स्ट्रक्चर ये है कि आरएसआई जाके 70 को हिट करता है तो हम कहते हैं कि भाई बस हो गई है, यहाँ पर आप सेल कर लो। सेम इसी तरह से आरएसआई नीचे आता है और नीचे आते आते जैसे ही आरएसआई जो है वो 30 के लेवल को हिट करता है, अब जहाँ से ऊपर से मार्केट में सेलिंग हो रही थी, सेलर्स आ गए मार्केट में, मार्केट को नीचे लेते गए। एक लम्हा ऐसा आया जब लगा कि यार अब इससे ज़्यादा नीचे जाने की गुंजाइश नहीं है, बहुत नीचे प्राइसेस आ गई हैं। अब बायर्स को लगता है कि ये वो अच्छा मौका है कि अगर हम यहाँ से दोबारा बाइंग करें
तो मार्केट ऊपर जा सकती है और हमें अच्छा खासा प्रॉफिट दोबारा आ सकता है। तो वहाँ पे बायर्स फिर दोबारा से अपनी पोजीशन संभाल लेते हैं और मार्केट के अंदर वापस आ जाते हैं और फिर बाइंग स्टार्ट हो जाती है। तो आरएसआई जैसे ही जाके 30 को टच करता है तो इसके बेसिक इन्फॉर्मेशन मिलती है कि भाई जितनी सेलिंग होनी थी हो गई है, अब मज़ीद सेलिंग नहीं होगी और यहाँ से अब बाइंग हो जाएगी और मार्केट को बायर्स लेके ऊपर चले जाएंगे। तो आप भी बाई कर लो। ये तो है इसका बेसिक मैकेनिज्म कि आरएसआई 30 को जाकर टच करे तो बाई का सिग्नल है, 70 को जाकर टच करे तो सेल का सिग्नल है। अभी आमर भाई ने कहा है कि आरएसआई के नेगेटिव पॉइंट्स भी बताएं। बिल्कुल, हर इंडिकेटर के मैंने पहले बताया, हर इंडिकेटर, हर स्ट्रेटजी जहाँ पे बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन सही में दे रही है वहाँ पे बहुत ज़्यादा गलत इन्फॉर्मेशन भी देती है। अब वो तो गलत इन्फॉर्मेशन देती है लेकिन उसको फिल्टर हमने खुद करना है कि क्या वो सही है या गलत है। मैंने बहुत पढ़ाया है आरएसआई को और इसकी गलत इन्फॉर्मेशन को फिल्टर करना भी सिखाया है। खैर, मैं गलत इन्फॉर्मेशन पहले दिखाता हूँ। अब यहाँ पे देखें, आरएसआई आया और आरएसआई ने आके 70 को हिट किया। इस कैंडल पे आरएसआई ने आके 70 को हिट कर दिया। टेक्निकली क्या है कि हमने अभी तक पढ़ा है कि आरएसआई जाके 70 को हिट करेगा, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट ओवर बॉट हो चुकी है, जितनी की बाइंग होनी थी हो गई है, अब मज़ीद बाइंग की गुंजाइश नहीं है। तो अब क्या होगा कि हमें सेल कर लेना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जिस बंदे ने सेल की ट्रेड स्टार्ट की है उस बेचारे का तो काम ख़राब हो गया, क्योंकि मार्केट तो मज़ीद ऊपर चली गई काफ़ी ज़्यादा। अब टेक्निकली अगर हम देखें तो यहाँ पे आरएसआई की जो इन्फॉर्मेशन थी वो गलत थी और हम उसको सही तरीके से अगर फॉलो कर रहे हैं कि 30 पे बाई कर लो, 70 पे सेल कर लो, तो यहाँ पे तो जो ट्रेड हमारी होगी वो स्टॉप लॉस हिट कर जाएगी। ओके, सेम इसी तरह से यहाँ पे देखें, इस जगह पे आके आरएसआई ने 30 को हिट किया और उसने कहा जी कि मार्केट ओवर सोल्ड हो चुकी है, अब यहाँ से आप बाई कर लो। तो यहाँ पे जिस बंदे ने इसको 30 पे देखते हुए बाई किया, मार्केट तो मज़ीद नीचे चली गई बजाय इसके कि मार्केट ऊपर जाती, तो उस बंदे का भी स्टॉप लॉस हिट हो गया। लेकिन यहाँ पे जिसने कहा कि सेल कर लो, ये ओके है, ये इसने प्रॉफिट दिया। यहाँ पे जिसने कहा बाई कर लो, ये ओके है, यहाँ पे ठीक है। जैसे मैंने कहा कि सारे ही इंडिकेटर्स जहाँ पे अच्छी इन्फॉर्मेशन देते हैं वहाँ पे गलत इन्फॉर्मेशन भी देते हैं, और ख़ास तौर पे लीडिंग इंडिकेटर जितने भी हैं वो आपको वक्त से पहले इन्फॉर्मेशन देने के चक्कर में गलत इन्फॉर्मेशन भी देते हैं। आमर महमूद भाई कह रहे हैं डाइवर्जेंस के बारे में। सर बिल्कुल डाइवर्जेंस होती है और हमें डाइवर्जेंस से बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये क्लास जो है ये उस लेवल पे नहीं है कि यहाँ पे डाइवर्जेंस की बात की जा सके। डाइवर्जेंस एक एडवांस कॉन्सेप्ट है। अच्छा जी, ये तो हो गया आरएसआई का बेसिक स्ट्रक्चर कि आरएसआई कैसे काम करता है। अब मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ फ़िलहाल, अगर अगले इंडिकेटर की तरफ चलते हैं। और अगला इंडिकेटर जो इस वक्त मेरे जहन में आ रहा है वो है जी, बिल्कुल, मैं नेगेटिव से बचने के लिए हम क्या करेंगे उसकी तरफ आता हूँ। उसके बाद हमारे पास एक और इंडिकेटर है जो कि बड़ा कमाल का इंडिकेटर है, वो है स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर। स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर जो है ये भी, जितने भी इंडिकेटर्स हैं एक्चुअली सारे ही मैथमेटिकल इंडिकेटर्स ही हैं और मैथ को ग्राफिकल शक्ल में रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी सेटिंग विंडो के अंदर भी बहुत कुछ है, लेकिन मैं उसकी सेटिंग विंडो में अभी नहीं जाऊंगा कि इसकी सेटिंग्स में क्या क्या है। लेकिन इसके अंदर क्या क्या है, बड़े काम की चीज़ें हैं इसके अंदर। और अभी मैं इसको पढ़ाने के बाद हम एक और चीज़ देखेंगे, उसके बाद मैं स्ट्रेटजीज़ की बात करूँगा। तो स्ट्रेटजीज़ एक्चुअली क्या होती हैं कि हर इंडिकेटर कहीं सही है कहीं गलत है। स्ट्रेटजीज़ का बेसिक पर्पस ये होता है कि उसके अंदर सेट ऑफ रूल होते हैं कि कहाँ पे क्या क्या होगा तो हम ट्रेड करेंगे। मिसाल के तौर पे अभी मैंने आरएसआई की बात की है कि आरएसआई 70 को जाके टच करता है सेल कर लो, 30 को जाके टच करता है बाई कर लो। कहीं पे वो सही काम कर रहा है, कहीं पे वो गलत काम कर रहा है। तो अब अगर एक बंदा सिर्फ और सिर्फ आरएसआई को और कुछ नहीं समझता, सिर्फ और सिर्फ उसने इतना ही पता है कि 70 पे जाके टच कर लो तो सेल कर लो और 30 पे जाके टच करेगा तो बाई कर लो, वो सिर्फ और सिर्फ इसी एक फार्मूले के तहत काम कर रहा है, तो उसकी कुछ ट्रेड प्रॉफिट में होंगी, कुछ ट्रेड लॉस करेंगी। ओवरऑल जैसे मैंने पहले भी कहा कि वो बराबर बराबर रह जाएगा, कि शायद लॉस में ही रह जाए। तो ये कोई अच्छी अप्रोच नहीं है। स्ट्रेटजीज़ का बेसिक मकसद होता है कि वो आपको एक सेट ऑफ रूल प्रोवाइड करती है कि अगर एक चीज़ आपको ये बता रही है कि यहाँ पे बाइंग करनी है,
तो उसके बाद उसकी कंफर्मेशन और वैलिडेशन ज़रूरी होती है कि वाकई बाइंग करनी है कि नहीं करनी। बहुत कुछ है। मिसाल के तौर पे ये हमारे पास AUD और USD का चार्ट है और यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट सेलिंग में गई है, तकरीबन 261 पे मार्केट 216 पे मार्केट जो है वो सेलिंग में गई है। अब इस पूरे सेलिंग एरिया के अंदर अगर मैं RSI को देखूँ या स्टॉकेस्टिक को देखूँ तो वो तो बेचारा सिर्फ और सिर्फ हमें दे रहा है बाई की ट्रेडें, वो तो हमें सेल की ट्रेड ही नहीं दे रहा। लेकिन अगर हम स्ट्रेटजीज़ की बात कर लें तो इस पूरे एरिया में स्ट्रेटजीज़ हमें सिर्फ सेल की ट्रेड्स देंगी और बड़ी लाजवाब सेलिंग की ट्रेड्स हमें मिलेंगी। तो स्ट्रेटजीज़ जो हैं वो सिंगल इंडिकेटर की निस्बत एक आम बंदे के लिए ज़्यादा बेहतर और एक्यूरेट अप्रोच होती है ताकि वो अच्छे तरीके से मार्केट को फॉलो कर सके। अब चलें स्टॉकेस्टिक की पहले बात कर लेते हैं। जैसे अभी हमने बात की थी RSI के हवाले से, तो RSI जो है वो भी RSI और स्टॉकेस्टिक तकरीबन सिमिलर हैं। RSI भी मार्केट को 0 से 100 के दरमियान डिवाइड करता है और सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स निकाल के देता है। स्टॉकेस्टिक भी अगर आप देखें तो 0 से स्टार्ट होके 100 तक जा रहा है और इसके सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स जो हैं वो 20 और 80 पे हैं। लेकिन RSI की निस्बत स्टॉकेस्टिक का मैकेनिज्म थोड़ा सा डिफरेंट है। स्टॉकेस्टिक के अंदर आपको दो लाइनें नज़र आ रही हैं, एक ग्रीन कलर की है और एक रेड कलर की डॉटेड लाइन है। इसमें मैकेनिज्म ये है कि सबसे पहले ये दोनों लाइनें अगर 80 को क्रॉस करके ऊपर चली जाएं और फिर दोनों लाइनें आपस में एक दूसरे को क्रॉस करें, जैसे यहाँ पे रेड लाइन ग्रीन लाइन को क्रॉस कर रही है, तो ये सेल का सिग्नल कंसिडर किया जाता है। और अगर दोनों लाइनें 20 को क्रॉस करके नीचे चली जाएँ अमर महमूद भाई कह रहे हैं जी सर 70-30 से कैंडल एविडेंस अदर एविडेंस भी चाहिए फिर जाके प्रॉफिट होता है, अदरवाइज लॉस। बिल्कुल ऐसी होता है अमर महमूद भाई, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा जी, तो अब यहाँ पे स्टॉकेस्टिक की हम बात कर रहे हैं तो स्टॉकेस्टिक जनाब 20 से नीचे जाके अगर दोनों लाइनें रेड और ग्रीन लाइन आपस में एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो ये बाई की ट्रेड बनती है। और अगर 70 से ऊपर जाके 80 से ऊपर जाके दोनों लाइनें एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो ये सेल की ट्रेड बनती है। ये इसका बेसिक मैकेनिज़्म है। इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा बेहतर ट्रेड्स भी मिलती हैं, लेकिन बहुत जगहों पे ये गलतियां भी करता है। जैसे हमने RSI के अंदर देखा कि ये भी गलत इन्फॉर्मेशन देता है और इस गलत इन्फॉर्मेशन को फ़िल्टर हमें करना पड़ता है। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। यहीं पे ही देख लेते हैं कि यहाँ पे जनाब RSI स्टॉकेस्टिक जो है वो 20 से नीचे गया है और जाके उसने क्रॉस ओवर किया है। तो एग्जैक्टली इसी जगह पर वो हमें कह रहा है कि भाई मार्केट जो है वो ओवर सोल्ड हो चुकी है, मज़ीद नीचे जाने की गुंजाइश नहीं है, यहाँ से आप बाई कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए एक अच्छी बाई की एंट्री हो सकती है। ऊपर गया है RSI स्टॉकेस्टिक, तो यहाँ पे जाके ये कह रहा है कि भाई मार्केट इस पॉइंट पे ओवर सोल्ड हो चुकी है, मार्केट के अब मज़ीद ऊपर जाने की गुंजाइश नहीं है। हालांकि यहाँ से मार्केट थोड़ी ऊपर गई है, लेकिन इसके मुताबिक मार्केट की ऊपर जाने की गुंजाइश नहीं है, यहाँ से आप सेल कर सकते हैं। दोबारा से अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर ये हमें बाई करने का कह रहा है, यहाँ पर ये हमें सेल करने का कह रहा है, यहाँ से ये हमें सेल करने का कह रहा है, यहाँ पर हमें ये बाई करने का कह रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये तीनों जो सिग्नल्स हमारे हैं ये गलत हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो मार्केट बाइंग में नहीं गई। तो इस वजह से इसको भी किसी भी इंडिकेटर को आंखें बंद करके हम फॉलो नहीं कर सकते, हमें उसको फिल्टर करना पड़ता है। उसको एक्यूरेट रिजल्ट्स हासिल करने के लिए उसकी गलतियों को आइडेंटिफाई करना पड़ता है। सर एक कंटिन्यू कैंडल पे ट्रेड लगा सकते हैं? वैसे मैं रिकमेंड नहीं करता कि एक चलती हुई कैंडल के बेस पे आप ट्रेड ले लें, क्योंकि जब कैंडल बन रही होती है तो ज़ाहिर है उसकी शक्ल कुछ और है, और जब वो कंप्लीट हो जाएगी तो मुमकिन है वो आखिरी लम्हे में जाके अपनी शक्ल चेंज कर ले। और कैंडल ज़ाहिर है एक बन रही है, मैं मिसाल दे देता हूँ, ये सामने कैंडल है, मैं इसको अगर लेके आता हूँ, यहाँ पे किधर गई ये वाली कैंडल अगर हम देखें तो मेरा ख्याल में कि आप में से जितने लोग भी कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में जानते हैं वो कहेंगे कि ये हैमर है। लेकिन ये हैमर जो है ये जब बन रहा था तो ये यहाँ तक नीचे भी गया था। तो अब जब बंदा यहाँ तक नीचे जाती कैंडल को देख के ट्रेड करेगा तो वहाँ पे इन्फॉर्मेशन कुछ और थी, लेकिन जब ये कैंडल जब क्लोज़ हो गई तो ये एक बिल्कुल डिफरेंट इन्फॉर्मेशन दे के हमें चली गई। तो इस वजह से कैंडल के बनने के दौरान फैसला कर लेना कि क्या होगा वो काफ़ी ज़्यादा प्रीमेच्योर है, अर्ली है। तो हमें कैंडल के कंप्लीट होने का वेट करना ज़रूरी है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास बारी आती है उसकी लैगिंग इंडिकेटर्स के हवाले से। लैगिंग इंडिकेटर्स में बहुत ज़्यादा हमारे पास इधर इंडिकेटर्स मौजूद हैं ट्रेंड कैटेगरी के अंदर।
और यहाँ पे एक बहुत ही कॉमन इंडिकेटर जो कि हर बंदे ने तकरीबन यूज़ किया होगा और वो है मूविंग एवरेज। मैं अगर मूविंग एवरेज पे डबल क्लिक करता हूँ, ये इसकी सेटिंग्स विंडो सामने आ गई है और इसके अंदर भी वही कुछ हो रहा है कि सबसे पहले पीरियड है और पीरियड इसका 14 यहाँ पे लिखा हुआ है कि पिछली 14 कैंडल्स को देखते हुए ये हमें बताता है कि आगे क्या होने के चांसेस हैं इसके मुताबिक। अब इसके अंदर कुछ मज़ीद डिटेल है, मैं उसकी गहराई में अभी नहीं जाऊंगा क्योंकि फिर लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। इसमें मेथड्स हैं जिसमें सिंपल है, एक्सपोनेंशियल है, स्मूथ है और लीनियर वेटेड है। बहरहाल थोड़ा सा मैं इसके ऊपर रोशनी डाल देता हूँ। ये इसको मूविंग एवरेज को दिखाने के डिफरेंट मैकेनिज़म्स हैं। सिंपल मेथड जो है ये वर्ल्ड वार 1 के दरमियान डेवलप किया गया था, रियाजीदानों ने डेवलप किया था और इसके ऊपर बहुत अरसा काम हुआ। लेकिन जब सेकेंड वर्ल्ड वार आई, दूसरी जंग अज़ीम आई, तो इस मूविंग एवरेज को एक्चुअली यूज़ किया जा रहा था रडार के अंदर, जहाज़ों को ट्रैक करने के लिए। रडार के ऊपर जो जहाज़ों की मूवमेंट नज़र आती है उसको ट्रैक करने के लिए यूज़ किया जाता था। तो उसमें उनको लैग महसूस होता था, यानी जहाज़ जिस जगह पे है रडार पे जो हमें उनको नज़र आ रहा है उस जगह पे एक्चुअली जहाज़ होता नहीं था। तो इसका मैथमेटिकल फार्मूला बेहतर किया गया और उसके बाद जो फार्मूला बनाया गया वो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का था। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज सिंपल मूविंग एवरेज से रिलेटिवली फास्ट होती है और ये ज़्यादा बेहतर तरीके से सेकेंड वर्ल्ड वार के अंदर जहाज़ों को ट्रैक करने के लिए यूज़ हुई है। रडार के अंदर आज भी यूज़ होती है। तो ये अब हमारे पास मेटाट्रेडर 4 के अंदर या हमारे ट्रेडिंग के अंदर भी यूज़ होती है। हम इसको यूज़ करते हुए ट्रेडिंग के लिए स्ट्रेटजीज डेवलप करते हैं, ट्रेडिंग से सिग्नल्स लेते हैं। बहरहाल हम सिंपल के ऊपर ये भी रहेंगे, हम डिटेल में बाद में देखेंगे। तो नीचे इसका कलर है, जो लाइन इसकी डिस्प्ले होगी चार्ट पे उसका कलर है, आप अपनी मर्ज़ी से कलर चेंज कर सकते हैं। तो ये आ गई जनाब हमारे पास मूविंग एवरेज। अब मूविंग एवरेज क्या है? अगर मैं कैंडलस्टिक चार्ट की बजाय इसको लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर लूँ तो आप देखेंगे कि लाइन चार्ट और मूविंग एवरेज के चार्ट में लाइन चार्ट में और मूविंग एवरेज में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, सिवाय इसके कि लाइन चार्ट के अंदर हमें ये धंधे से बने हुए नज़र आ रहे हैं, जबकि मूविंग एवरेज जो है वो बड़ी एक स्मूथ सी लाइन है जो कि आराम से चलती चली जा रही है। बहरहाल मूविंग एवरेज एक्चुअली करती ये है कि ये पिछली जो कि हमने 14 पीरियड की मूविंग एवरेज अप्लाई की है, तो ये पिछली गुजरी हुई 14 कैंडल्स को देखते हुए हमें आगे फोरकास्ट करके दे रही है कि आगे क्या हो सकता है। मार्केट नीचे जा रही है तो मूविंग एवरेज की डायरेक्शन भी नीचे की ही तरफ है, मार्केट ऊपर जा रही है तो मूविंग एवरेज की डायरेक्शन भी ऊपर की ही तरफ है। मार्केट यहाँ से नीचे आ गई, इसको क्रॉस करके यहाँ तक चली गई, तब जाके मूविंग एवरेज ने अपना मुंह नीचे की तरफ किया। जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये लैगिंग इंडिकेटर है, तो ये हमें देर से इन्फॉर्मेशन देता है, पहले कंफर्म करता है उसके बाद हमें इन्फॉर्मेशन देता है। तो यहाँ पे इसने पहले अच्छा खासा टाइम लिया इस चीज़ को कंफर्म करने को, और जब इसने कंफर्म कर लिया कि हाँ वाकई ये मार्केट ट्रेंड में चली गई है सेल के, तो फिर इसने अपना मुंह नीचे की तरफ किया और हमें बता दिया जी कि सेल का ट्रेंड है। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अब इसको ट्रेड कैसे करेंगे, इसको यूज़ कैसे करेंगे? अगर मैं आखिरी कैंडल की बात कर लूँ तो यहाँ पे हमें मूविंग एवरेज ने ऊपर की तरफ मुंह करके दिखाया हुआ है और इसके मुताबिक मार्केट अभी ऊपर की तरफ जाने में इंटरेस्टेड है। लेकिन अगर हम कैंडल्स को देखें तो कैंडल्स हमें बाहर नीचे आती हुई नज़र आ रही हैं, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मार्केट नीचे आ जाए। मुमकिन है कि अगली ही कैंडल से मार्केट ऊपर जाना शुरू हो जाए और मूविंग एवरेज को फॉलो करते हुए मार्केट मज़ीद ऊपर निकल जाए, क्योंकि ऐसा होता है। लेकिन सिंगल मूविंग एवरेज जो है वो हमें को बहुत ज़्यादा एक्यूरेट रिज़ल्ट नहीं देती, क्योंकि सिंगल मूविंग एवरेज को देखते हुए हम कंफर्म नहीं कर सकते कि एक्चुअली मार्केट के अंदर क्या हो रहा है। तो उसका सलूशन जो किया जाता है वो ये कि हमें एक से ज़्यादा मूविंग एवरेजेस को यूज़ कर लेना चाहिए। एक से ज़्यादा मूविंग एवरेजेस अब कौन कौन सी हो सकती हैं? एक तो 14 पीरियड की है। अब मूविंग एवरेज एक ऐसा वर्सटाइल इंडिकेटर है जिसको बेशुमार मेथड्स के साथ और बेशुमार कम्बिनेशंस के साथ यूज़ किया जाता है। कोई 10 पीरियड की यूज़ कर रहा है, कोई 20 की कर रहा है, कोई 28 की कर रहा है, कोई 40 की कर रहा है, कोई 50 की कर रहा है, कोई 100 की कर रहा है, कोई 200 की कर रहा है। जितने मर्जी मूविंग एवरेज की आप पीरियड्स अप्लाई कर दें उसके मुताबिक वो आपको रिज़ल्ट्स देगी और सारे ही रिज़ल्ट ठीक होते हैं। बस मसला ये है कि किस हद तक आप उसको अच्छे तरीके से समझ रहे हैं या फॉलो कर रहे हैं। बहरहाल हम यहाँ पे एक और मूविंग एवरेज अप्लाई कर लेते हैं। पहली मूविंग एवरेज 14 की है, चले मैं समझने की गरज से एक और मूविंग एवरेज अप्लाई करता हूँ और उसका मैं जो टाइम है, जो उसका पीरियड है, वो डबल कर देता हूँ, 28 कर देता हूँ।
इसका मैं कलर भी चेंज कर देता हूँ ताकि मुझे पता रहे कि कौन सी 28 की है और कौन सी 14 की है, और उसको मैं अप्लाई कर देता हूँ। ये आ गई ना अब हमारे पास अब दो मूविंग एवरेजेस। अब दो मूविंग एवरेजेस आने के बाद अगर हम देखें तो थोड़ी सी क्लैरिटी अब हमें नज़र आ रही है, और वो क्लैरिटी क्या है? मूविंग एवरेजेस का बेसिक फार्मूला ये होता है कि मार्केट या मूविंग एवरेजेस से ऊपर रहेगी या मूविंग एवरेजेस से नीचे रहेगी। लेकिन अगर मार्केट मूविंग एवरेजेस के अंदर आती है, जैसे कि यहाँ पे आप देखें तो मार्केट ने दोनों मूविंग एवरेजेस के अंदर है, तो आम तौर पे हम ये कहते हैं कि भाई इस एरिया में पंगा ना लो, ये ट्रेंड चेंज होने का इलाका होता है। मुमकिन है मार्केट ट्रेंड चेंज करके दूसरी डायरेक्शन में चली जाए, मुमकिन है मार्केट पहले ट्रेंड के अंदर ही दोबारा से कंटिन्यू हो जाए। ये एक ऐसा एरिया होता है जो नो ट्रेडिंग जोन मूविंग एवरेजेस के हिसाब से कहलाता है। लेकिन बहरहाल होगा क्या, अब हमारे पास दो मूविंग एवरेजेस हैं, एक 14 पीरियड की है और एक 28 पीरियड की है। तो हम क्या करेंगे, अगर ये एक सिंपल सा मैं मूविंग एवरेजेस की स्ट्रेटजी आपको बताने लगा हूँ कि अगर मूविंग एवरेजेस दोनों आपस में क्रॉस ओवर करती हैं, इस जगह पे देखें कि दोनों मूविंग एवरेजेस ने आपस में क्रॉस ओवर किया, और क्रॉस ओवर के बाद बड़ी मूविंग एवरेज, अब 28 पीरियड की मूविंग एवरेज जो है वो बड़ी मूविंग एवरेज है, क्योंकि वो 28 पिछली कैंडल्स को देखते हुए आगे फोरकास्ट करके दे रही है। 14 पीरियड की मूविंग एवरेज उससे छोटी मूविंग एवरेज है, क्योंकि वो सिर्फ 14 कैंडल्स पिछलियों को देख के आगे हमें फोरकास्ट करके दे रही है। लेकिन फ़र्ज़ करते हैं कि यहाँ पे मैं एक तीसरी मूविंग एवरेज ऐड कर देता हूँ, जो कि 50 पीरियड्स की फ़र्ज़ करें कर लेता हूँ, तो फिर 50 वाली बड़ी हो जाएगी, 28 वाली मीडियम हो जाएगी और 14 वाली जो है वो स्मॉल हो जाएगी। तो फिलहाल हमारे पास चूँकि दो हैं, 28 पीरियड और 14 पीरियड की, तो क्रॉसिंग के बाद अगर बड़ी मूविंग एवरेज नीचे रह जाए, छोटी उसके ऊपर चली जाए और कैंडलस्टिक चार्ट दोनों से ऊपर चला जाए, तो ये मार्केट के बुलिश ट्रेंड को इंडिकेट करता है, और इसके बाद हम कह सकते हैं कि मार्केट बुलिश ट्रेंड के अंदर जाने में इंटरेस्टेड है। सेम इसी तरह से अगर दोनों मूविंग एवरेजेस आपस में क्रॉस ओवर करती हैं और बड़ी मूविंग एवरेज ऊपर चली जाती है, छोटी उसके बाद नीचे आ जाती है, और उसके बाद हमारे पास कैंडलस्टिक चार्ट दोनों से नीचे चला जाता है, तो हम कह सकते हैं कि मार्केट सेल के ट्रेंड में इंटरेस्टेड है और मार्केट उसके बाद सेलिंग में जा सकती है। लेकिन तीसरी कंडीशन क्या है कि जहाँ पे आपके पास क्लैरिटी नहीं है, जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि अब कैंडलस्टिक चार्ट दोनों ही मूविंग एवरेजेस के दरमियान है, तो हम इसको फॉलो नहीं करेंगे, यहाँ पे हम ट्रेड नहीं करेंगे, रिस्क है। अब तीसरी चीज़ बल्कि चौथी चीज़ हो जाएगी, मुझे अब एंड वाली कैंडल पे कोई बताएगा कि ट्रेंड क्या है मूविंग एवरेजेस के हिसाब से, बाई का है, फटाफट चेक करके मुझे बताएं कि आखिरी जो कैंडल हमें इस चार्ट पे नज़र आ रही है वहाँ पे मूविंग एवरेजेस के हिसाब से ट्रेंड क्या है। वसीम भट्टी भाई ने कहा है बाई, वेरी गुड। और सर बाकी लोग क्या कहेंगे इसके बारे में? बाई का ठीक है, सेलिंग का ठीक है, इफ्तिखार अहमद साहब ने भी बाई का कहा है, खान मुल्तान साहब से भी बाई कह रहे हैं, बुलिश बुलिश बाई बाई बाई, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलें, बहुत अच्छी बात है। सर देखें अभी मैंने क्या कहा था कि क्रॉसिंग के बाद बड़ी मूविंग एवरेज, बाई का ट्रेंड पहले देखते हैं कैसे होता है। ये बाई का ट्रेंड है, क्रॉसिंग हुई है, क्रॉसिंग के बाद बड़ी मूविंग एवरेज यानी कि येलो, मैं यानी यहाँ पे कलर मैंने येलो दे दिया है, आप अपनी मर्ज़ी से कलर्स चेंज कर लेंगे तो ज़ाहिर है वो चेंज हो जाएगा। अगर क्रॉसिंग के बाद बड़ी मूविंग एवरेज नीचे है, छोटी उसके ऊपर है और कैंडल स्टिक चार्ट दोनों से ऊपर है, तो बाई का ट्रेंड है। अगर क्रॉसिंग के बाद बड़ी मूविंग एवरेज ऊपर है, छोटी उसके नीचे है और कैंडलस्टिक चार्ट दोनों से नीचे है, तो सेल का ट्रेंड है। सर गौर करें यहाँ पे मूविंग एवरेजेस की पोजीशन क्या कह रही है, दोबारा देखें, बाई का ये ट्रेंड है, ये बाई का सिग्नल है, ये सेल का सिग्नल है। यहाँ पे देखें कि यहाँ पे एक्चुअली क्या हो रहा है, मूविंग एवरेजेस बाई कह रही हैं कि सेल कह रही हैं, गौर से दोबारा देखें। दोबारा से सभी जवाब दें मुझे। मेहरबानी है, वैसे आज के बंदा जो हमारी लाइनें लगाता है वो एक्टिव नहीं है। ये एक बंदे ने गोलदारा लगाया है लेकिन उसने सही लगाया है, लेकिन चलें हम इसको ऑफ कर देते हैं। इस
डिसेबल कर देते हैं। ठीक हो गया जी, सेल का रेड लाइन इज गोइंग टू क्रॉस, ठीक है, सॉरी किधर गया वो, रेड लाइन इज गोइंग टू क्रॉस अपवर्ड। ठीक है सर, यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि ट्रेड करनी है सिर्फ और सिर्फ इस चार्ट को बेस बुनियाद बना के, तो टेक्निकली अभी देखें बड़ी मूविंग एवरेज ऊपर है, छोटी उससे नीचे है, जो कि यहाँ पे था। बड़ी मूविंग एवरेज ऊपर है, छोटी उससे नीचे है। दो कंडीशनें पूरी हो गई। तीसरी कंडीशन क्या थी कि कैंडलस्टिक चार्ट दोनों से नीचे होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बड़ी मूविंग एवरेज ऊपर है, छोटी उसके नीचे है, लेकिन थर्ड कंडीशन पूरी नहीं हो रही, कैंडलस्टिक चार्ट तो दोनों से ऊपर है। मूविंग एवरेज के हिसाब से ट्रेंड सेल का है, लेकिन चार्ट ऊपर है, कैंडल ऊपर है। तो यहाँ पे टेक्निकली हम इसको कहेंगे कि ये एक ऐसा नॉन क्लियर एरिया है जहाँ पे डिसीजन मेकिंग सही नहीं होगी। अब क्या करना पड़ेगा, हमें वेट करना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ इसी चार्ट को बुनियाद बना के अगर हम बैठे हैं तो हमें वेट करना पड़ेगा कि हो सकता है अगली एक या दो कैंडल्स के अंदर या तो चार्ट नीचे आ जाए मूविंग एवरेजेस से, या फिर मूविंग एवरेजेस दोबारा क्रॉस ओवर करें और अपना ट्रेंड क्लियर कर लें, और फिर हमें पता चल जाए कि हाँ वाकई मार्केट बुलिश है, बड़ी मूविंग एवरेज नीचे आ जाए, छोटी उसके ऊपर चली जाए, और फिर हम वहाँ पे इजीली बाई की एंट्री सोच सकते हैं। या फिर चार्ट मूविंग एवरेज से नीचे आ जाएगा, मूविंग एवरेजेस ऑलरेडी सेल को इंडिकेट कर रही हैं, तो हम फिर सेल की ट्रेड के बारे में भी सोच सकते हैं। तो मूविंग एवरेजेस हमें ट्रेंड डायरेक्शन देती हैं, कंफर्मेशन भी देती हैं, लेकिन अगर किसी जगह पे क्लैरिटी नहीं है तो वहाँ पे ट्रेड से अवॉइड करना भी ज़रूरी है। अब ये तो हो गया मूविंग एवरेजेस का बेसिक स्ट्रक्चर। अब हमने लीडिंग इंडिकेटर्स को भी देख लिया, लैगिंग इंडिकेटर्स को भी देख लिया। दोनों ही चीज़ें जहाँ पे सही इन्फॉर्मेशन देती हैं वहाँ पे बहुत अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन जहाँ पे गलत इन्फॉर्मेशन दे रही हैं वहाँ पे तो अच्छा काम नहीं कर रही, वहाँ पे तो गलतियाँ कर रही हैं, नुकसान कर रही हैं। लेकिन अगर हम इन दोनों को मिला दें तो फिर इनकी ना सिर्फ ये कि गलतियां कम हो जाती हैं, बल्कि इनकी एक्यूरेसी मज़ीद बेहतर हो जाती है। अब वो किस तरह से, वो इस तरह से कि मैं एक छोटी सी स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर कर देता हूँ इसी चार्ट को मद्देनज़र रखते हुए। ये H1 का चार्ट है। अब हमने यहाँ पे मैं अगर दिखाऊँ आपको तो ये जनाब हमारा एरिया था जहाँ से बाइंग स्टार्ट हुई है, सॉरी सेलिंग स्टार्ट हुई है, यहाँ तक गई है सेलिंग। अगर मैं RSI अप्लाई करता हूँ यहाँ पे, आपको एक स्ट्रेटजी बताने लगा हूँ और ये बड़ी इफेक्टिव है अगर इसको यूज़ करें। ये बेसिक स्ट्रेटजी है लेकिन बड़े काम की है। अच्छा जी, यहाँ पे मैं ऑसिलेटर्स में जाता हूँ और मैं RSI अप्लाई करता हूँ और रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स ये आ गया जनाब। कोई मुझे बताएगा कि RSI से कितने सेल के सिग्नल मिल रहे हैं इन दो लाइनों के दरमियान? ये दो लाइनें जो मैंने लगाई हैं रेड कलर की, ये मार्केट का सेलिंग एरिया है, और इस सेलिंग एरिया में हमें कितने सेल के सिग्नल्स मिल रहे हैं, और इस सेलिंग एरिया में टोटल मार्केट की जो मूव यहाँ से लेकर यहाँ तक है वो 150 पिप की है जी। सर फटाफट बताएं कि इस एरिया में आपको कितने सेल के सिग्नल मिल रहे हैं। सर सेल के कितने सिग्नल मिल रहे हैं? इफ्तिखार भाई सेल के कितने सिग्नल मिल रहे हैं? अवैस भाई सेल के सिग्नल्स की बात कर रहा हूँ सर। दो जो रेड लाइनें मैंने खड़ी की हैं इनके दरमियान RSI से सेल के कितने सिग्नल मिल रहे हैं? सर इनके दरमियान, खान भाई ने बिल्कुल सही कहा है, इस एरिए में RSI को अगर हम देखते हैं तो RSI तो हमें बाई करने का कह रहा है भाई। RSI यहाँ पे टच करके कह रहा है बाई कर लो, यहाँ पे टच करके कह रहा है बाई कर लो, यहाँ पे फिर कह रहा है बाई कर लो, यहाँ पे फिर कह रहा है बाई कर लो। RSI से तो एक भी सेल का सिग्नल नहीं मिल रहा। बिल्कुल सही है, जिन्होंने सेल का नहीं कहा है वो बिल्कुल सही है, लेकिन मिल क्या रहा है? ये तो बाई का कही कहे जा रहा है, ये तो पागल हो गया बेचारा। लेकिन ये पागल नहीं है, RSI बिल्कुल सही कह रहा है, लेकिन RSI को समझना मुश्किल हो गया है यहाँ पे, क्योंकि हमें लग रहा है कि वो कह रहा है कि मार्केट में बाइंग है, लेकिन मार्केट में बाइंग नहीं थी। अब यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट एक थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस करा देता हूँ, मैं उसको समझा नहीं सकूँगा क्योंकि वो बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा। एक्चुअली क्या हुआ, गौर करें कि ये वो एरिया था जहाँ से मार्केट, ये एक सपोर्ट एरिया था, यहाँ से मार्केट जो है गई है और यहाँ पे जाके पहला हमें RSI ने बाई का सिग्नल दिया
टेक्निकली, सॉरी, बल्कि यहाँ पे दिया, ये पहला सिग्नल हमें बाई का दिया, यहाँ पे बाई का सिग्नल जो दिया वो थोड़ा सा ऊपर गया, 30 पिप दे के गया, ओके हो गया। लेकिन उसके बाद मैं यहाँ पे एक लाइन लगा देता हूँ। उसके बाद मार्केट दोबारा जब इसी जगह पे आई है तो आरएसआई ने फिर यहाँ पे आके हमें कहा है कि मार्केट ओवर क्या हो गई है, सोल्ड हो गई है, बाई कर लो। आरएसआई ने सही कहा था कि मार्केट में बाइंग पोटेंशियल है, लेकिन अब यहाँ पे वो जो हमने कल बिल्डिंग वाली तस्वीर देखी थी उसको जहन में लाना पड़ेगा। मार्केट एक फ्लोर में चल रही थी, जब वो नीचे आती थी आरएसआई कहता था बाई कर लो, ऊपर जाती थी आरएसआई कहता था सेल कर लो, यहाँ तक तो सब ठीक था। लेकिन जैसे ही मार्केट ने फ्लोर क्रॉस किया, मार्केट ऊपर वाले फ्लोर से नीचे वाले फ्लोर में शिफ्ट हुई, तो अब क्या हुआ, अब ऊपर वाले फ्लोर से नीचे वाले फ्लोर में जाने के चक्कर में जो दरमियान में छत थी वो अब रेजिस्टेंस बन गई, नीचे सपोर्ट नई क्रिएट होनी है। आरएसआई की मजबूरी है, मैं अगर आरएसआई को डिटेल से समझाऊं तो फिर आपको समझ आ जाएगी, लेकिन आरएसआई की मजबूरी है कि वो अब यहाँ से अपनी लाइन को तोड़ के इधर से शुरू नहीं कर सकता था। अब उस चक्कर में अगर आप मार्केट को देखें तो मार्केट धड़ाधड़ नीचे जा रही है, लेकिन आरएसआई उस स्पीड से नीचे नहीं जा रहा। आरएसआई ऊपर जाने की, यहाँ पे देखें मार्केट नीचे जा रही है लेकिन आरएसआई रुका रहा है, वो बार बार एक ही जगह पे टकराए जा रहा है, वो अपने आप को रिकैलिब्रेट करने की कोशिश कर रहा है। ये एक आरएसआई का मैकेनिज्म है जो कि आमतौर पे समझाया नहीं जाता, और यहाँ पे आरएसआई को समझना ज़रूरी है, और उसके बाद हम आरएसआई से बड़ी अच्छी ट्रेड्स ले सकते हैं। बहरहाल वो मैंने जैसे कहा कि लंबा हो जाएगा, फिलहाल हमें आरएसआई से तो कुछ नहीं मिला सर। इसका मतलब ये है कि ये स्ट्रेटजी अभी फ़िलहाल हमारे लिए उतनी इफेक्टिव नहीं है। चले, स्टोकेस्टिक हमने पढ़ा था उसको देखते हैं। स्टोकेस्टिक पे आ गए, इसको मैं अप्लाई कर देता हूँ। सर यहाँ पे मुझे बताएं कि स्टोकेस्टिक से कितने सिग्नल मिल रहे हैं इन दो रेड लाइनों के दरमियान। इन दो रेड लाइनों के दरमियान अब स्टोकेस्टिक से हमें कितने सेल के सिग्नल्स अवेलेबल हैं? 5, 1 2 3 4 5, 3, ठीक है। स्टोकेस्टिक से सेल के सिग्नल का क्राइटेरिया हमारा ये था कि दोनों लाइनें रेड और ग्रीन 80 से ऊपर जाके क्रॉस करेंगी तो सेल का सिग्नल है। दरमियान में जो क्रॉसिंग्स हैं वो सिग्नल्स तो हैं, लेकिन उसको वैलिडेट कैसे करेंगे कि वो सही हैं कि गलत हैं, इसके ऊपर तो हमने बात ही नहीं की। हालांकि इसमें सही सिग्नल होते हैं, उसको वैलिडेट करना पड़ता है। चले मैं उसको वैलिडेट करने का एक बड़ा सिंपल सा फार्मूला बता देता हूँ कि ये जो सिग्नल है सेल का, ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन कितना सही हो सकता है? हमें सर एक भी नहीं मिल रहा। टेक्निकली अगर देखा जाए तो इन दोनों एरियाज़ के दरमियान स्टोकेस्टिक से 80 से ऊपर जाके सेल का एक सिग्नल भी अवेलेबल नहीं है। वेट नहीं सर, वेट कितना करेंगे, हम काम नहीं करेंगे, सारा दिन वेट ही करेंगे। ये H1 का चार्ट है, यानी इन दोनों लाइनों के दरमियान टोटल डिस्टेंस जो है वो 48 घंटों का है सर, 2 दिन। तो 2 दिन वेट ही करते रह जाएंगे, मार्केट हमारे हाथ से निकल जाएगी, प्रॉफिट किधर गया? ये तो कोई तरीका ना हुआ। वेट करेंगे लेकिन उस जगह पे करेंगे जहाँ पे वेट करना बनता है। अब मैं स्टोकेस्टिक के ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालूंगा कि स्टोकेस्टिक को थोड़ा सा हम मॉडिफाई करते हैं, और वो ये कि इसमें जस्ट एक नया लेवल ऐड करते हैं। स्टोकेस्टिक की प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ, यहाँ पे लेवल्स के अंदर मैं एक नया लेवल ऐड कर देता हूँ 50 का। ये आ गया ना, ये 50 का लेवल आ गया। सर गौर से समझना है और मुझे फिर जवाब देना है। अब बेसिक एक असूल है वो ये कि जब मार्केट, सर इंडिकेटर कौन से टाइम फ्रेम में देखना चाहिए? सर जिस टाइम फ्रेम में आप काम कर रहे हैं आप उसी में देखें। पहले मैं अभी आपको मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस भी करके दिखाता हूँ, और मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस में ट्रेड्स मिलेंगी, बेतहाशा मिलेंगी और बड़े आराम से मिलेंगी। अच्छा, मैंने 50 की लाइन ऐड कर दी है, समझ लें फ़िलहाल कि 20 और 80 की लाइन है ही नहीं, बल्कि मैं इसको अगर कहते हैं तो ख़त्म कर देता हूँ। मैं 20 को और 80 को डिलीट कर देता हूँ। ये आ गई 50 की लाइन। 50 की लाइन जो है अब ये सेंटर पॉइंट है। मैं ये कहूँगा कि अगर स्टोकेस्टिक में दोनों लाइनें 50 से ऊपर जाके क्रॉस कर रही हैं तो सेल का सिग्नल सही मान लें,
अगर नीचे जाके क्रॉस कर रही हैं तो बाई का सिग्नल सही मान लें, लेकिन सही तब मानना है अगर मूविंग एवरेजेस से उसकी डायरेक्शन भी अवेलेबल है। मिसाल के तौर पे मूविंग एवरेजेस से बाई का समय पता है तो फिर स्टोकेस्टिक के सिर्फ बाई के सिग्नल्स को मानेंगे। अगर मूविंग एवरेजेस से हमें सेल का ट्रेंड पता है तो स्टोकेस्टिक से सिर्फ सेल के सिग्नल्स मानेंगे। सर मुझे काइंडली बताइएगा कि इस फार्मूले को फॉलो करते हुए अब स्टोकेस्टिक से कितने सेल के सही सिग्नल्स अवेलेबल हैं? सर 50 से ऊपर दोनों लाइनें एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो सेल का सिग्नल है। इस एरिया में सर एक भी नहीं है, जीरो है। 50 से ऊपर जाके स्टोकेस्टिक ने कोई सिग्नल नहीं दिया। हाँ आमतौर पे देता है, लेकिन अब यहाँ पे इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि मार्केट जो है बेसिक, वो एक मैं फ़लसफ़ा आपको मैंने पहले भी बताया कि मार्केट यहाँ पे क्या कर रही है, फ्लोर दर फ्लोर क्रॉस कर रही है। एक फ्लोर ये था, एक फ्लोर ये था, एक फ्लोर ये था, एक फ्लोर ये था, वो एक लेवल से निकल रही है एक फ्लोर से, वो सपोर्ट रेजिस्टेंस लिए बगैर अगले फ्लोर में जा रही है, उसको तोड़ के अगले में जा रही है, उसको तोड़ के अगले में जा रही है। इंडिकेटर को मौका ही नहीं मिल रहा। स्टोकेस्टिक आरएसआई से ज़्यादा बेहतर है इस नज़र से अगर देखा जाए कि ये हमें सेल के सिग्नल्स देने की अटैम्प्ट ज़रूर कर रहा है कि नहीं दे दो, अच्छा नहीं अगला फ्लोर आ गया चलो इधर से कर लो, अगला आ गया इधर से कर लो। वो बाइंग भी बता रहा है, सेलिंग भी बता रहा है, लेकिन फिर भी चूंकि मार्केट पै दर पै लगातार ट्रेंड में है। आप में से अक्सर लोग जिन्होंने पहला लेक्चर मेरा अटेंड किया था उनको याद होगा मैंने एक बात कही थी कि मोस्टली 90% जितनी भी स्ट्रेटजीज हैं वो ट्रेंड ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज कहलाती हैं, और हम करते क्या हैं उनको नॉन ट्रेंडिंग पेयर्स पे अप्लाई कर लेते हैं और वहाँ से हम ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पे गलतियाँ आती हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि स्टोकेस्टिक जो है वो ट्रेंड में आके बेचारे की मत मारी हुई है, मार्केट लगातार सेलिंग में जा रही है, उस बेचारे के मौका ही नहीं मिल रहा उसको कि वो किसी तरीके से आपको सही इन्फॉर्मेशन जनरेट करके दे सके। इसका मतलब ये हुआ कि स्ट्रेटजी जो है वो अभी भी प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रही, लेकिन इसको प्रॉपर तरीके से काम में लेके कैसे आना है। यहाँ पे एक बड़ा ही सिंपल सा फार्मूला है, मेरी अपनी ज़ाती स्ट्रेटजी, और ये बड़ी इफ़ेक्टिव है। हमने बहुत इसको प्रैक्टिस किया और बहुत इसके साथ प्रॉफिटेबल ट्रेड्स की हैं। अब एक चीज़ और मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा, अक्सर हमारे ट्रेडर्स का एक कॉमन इशू है, बल्कि वो ट्रेडर्स का इशू नहीं है, हमारी ज़रूरत है कि जब हम चार्ट पे आके बैठे हैं, कंप्यूटर चलाया है, तो यार हमें कुछ ना कुछ मिल जाए, कोई ट्रेड मिल जाए। अब एक ट्रेड के लिए अगर हमें घंटों के हिसाब से इंतज़ार करना पड़े तो बंदा, वैसे तो हम फॉरेक्स में कहते हैं कि जी फॉरेक्स जो है वो 90% वेटिंग है और सिर्फ 10% ट्रेडिंग है, यानी हमें एक अच्छी ट्रेड के लिए 90% वेट करना पड़ता है और सिर्फ 10% चांस हमारे पास होते हैं अच्छी ट्रेड करने के लिए। जो कर लेता है वेट वो प्रॉफिट ले लेता है, और जो वेट नहीं करता, जल्दबाजी दिखाता है, वो लॉस कर लेता है। लेकिन बहरहाल फिर भी एक नेचर है हमारी, क्या करें, उसका मजबूरी है कि हमें फौरी तौर पे ट्रेड करनी है। वो वैसे भी मैं अक्सर कहता हूँ कि एक ट्रेडर जब आके चार्ट पे बैठता है ना तो उसको बहुत ज़ोर से ट्रेडिंग आई हुई होती है, और वो कहता है कि बस जनाब फटाफट मैं ना कोई क्लिक श्लिक कर लूँ, को ट्रेड लग जाए, तो बाद में पता चलता है जी वो लॉस में चली गई है। चले खैर, अब यहाँ पे हम मल्टी टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे। पहला हमारा काम जो था वो है H1 चार्ट, 30 मिनट चार्ट। मैं मोस्टली इन दोनों को प्रेफर करूंगा इस स्ट्रेटजी के लिए कि आप 30 मिनट चार्ट पे या H1 चार्ट पे मूविंग एवरेजेस को अप्लाई करें। मूविंग एवरेजेस चाहे ये वाली कर लें या इससे भी बेहतर हैं, मैं उसके बारे में भी बता दूंगा, वो कर लें। तो मूविंग एवरेजेस को अप्लाई करें और मूविंग एवरेजेस से डायरेक्शन देखें। अब यहाँ पे इस जगह पे हमें पता चल गया जी डायरेक्शन सेल की है। अब आपने हो सकता है कंप्यूटर यहाँ पे ऑन किया है, यहाँ पे ऑन किया है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, जिधर भी आपने कंप्यूटर ऑन किया है आपको मूविंग एवरेजेस से पता है कि ये डायरेक्शन सेल की है। तो आपने करना क्या है, फौरी तौर पे स्टोकेस्टिक अप्लाई आपने ऑलरेडी किया हुआ है, स्टोकेस्टिक से ट्रेड नहीं ढूंढनी। यहाँ पे आपने करना यह है कि अपने टाइम फ्रेम को चेंज करना है और एक टाइम फ्रेम स्किप करके पीछे चले जाना है। यानी H1 पे हैं तो 15 मिनट पे आ जाएं, 30 मिनट पे हैं तो 5 मिनट पे आ जाएं। मैं 15 मिनट पे आ जाता हूँ, ये आ गया जी मेरे पास 15 मिनट वाला चार्ट, और उसी जगह पे मैं वापस आ जाता हूँ। ये जनाब ये हमारी है ट्रेड, जहाँ पे ट्रेंड हमारा H1 चार्ट पे सेल का स्टार्ट हो गया था। अब यहाँ पे मूविंग एवरेजेस नहीं देखनी क्योंकि वो हमें उधर देख ली हैं कि ट्रेंड जो है वो सेल का है। अब यहाँ से ट्रेड गिननी शुरू कर दें, 1 2 3 4 5 6 7, चलते जाएं, 8 9
10 और 11। सर कितनी ट्रेड्स मिली हैं? 11। और मज़े की बताऊं आपको बात, टोटल मार्केट की ये जो मूव थी जो H1 पे हमने देखी थी वो थी 150 पिप की, 150 पिप्स की। और मैं इस चार्ट पे ट्रेड जब करूंगा 15 मिनट चार्ट पे, तो मेरा टेक प्रॉफिट होगा 10 पिप का। ये छोटा चार्ट है तो मैं उसके ऊपर बड़ा लिमिटेड सा टेक प्रॉफिट लेके चलूँगा, 10 पिप का टेक प्रॉफिट लेके चलूँगा। और 11 ट्रेड्स का मतलब है सारी की सारी प्रॉफिटेबल नहीं है। 11वीं ट्रेड अगर आप देखें तो मुमकिन है वो लॉस में चली जाए, और आमतौर पे ट्रेंड के अंदर आखिरी ट्रेड जो होती है वो लॉस में चली जाती है, क्योंकि वहाँ पे ट्रेंड चेंज हो रहा होता है। वहाँ पे थोड़ी सी हमें विजिलेंस दिखानी पड़ती है, एक्टिविटी दिखानी पड़ती है कि ट्रेंड चेंज होने से पहले हमें पता चल जाए, बड़े टाइम फ्रेम के अंदर कोई रिवर्सल साइन आ जाए तो बंदा होशियार हो जाता है। लेकिन हम उसको नहीं गिन रहे, हम कह रहे हैं जी हम बिल्कुल अनपढ़ हैं, जाहिल हैं, हमें सिर्फ और सिर्फ जो फार्मूला बताया जा रहा है उसी को हमने फॉलो करना है। तो 11 में से 10 ट्रेड्स जो हैं वो हमारी प्रॉफिट देंगी और 11वीं ट्रेड हमारा लॉस करेगी। सर कितना प्रॉफिट आएगा? 100 पिप का। 11वीं ट्रेड हमें 110 पिप दे सकती थी, लेकिन वो हमारा 10 पिप का लॉस कर जाएगी, हमें 100 पिप का प्रॉफिट मिलेगा, बड़े आराम से मिलेगा। और सबसे मज़ेदार चीज़ जो इसके अंदर है वो ये कि हमें लगातार ट्रेड्स मिलेंगी, हर ट्रेड हमारी प्रॉफिट टारगेट आराम से हिट करेगी। और आप देख सकते हैं कि जिधर से ट्रेड मिल रही है मार्केट सीधी प्रॉफिट में जा रही है, लॉस की तरफ जा ही नहीं रही। जिधर से मर्जी देख लें, थोड़ा बहुत अगर 2-4 पिप का कोई है भी मूवमेंट ऊपर की तरफ तो कुछ नहीं होगा, आपकी हर ट्रेड जो है वो जहां से स्टार्ट होगी सीधी प्रॉफिट में, स्टॉप लॉस की तरफ मार्केट जाएगी नहीं, और आप कॉन्फिडेंट होकर ट्रेड भी करेंगे, मज़ा भी आएगा। हाँ यार ठीक है, ठकाठक ट्रेड्स आ रही हैं और प्रॉफिट पे प्रॉफिट आ रहा है। आई होप कि आप लोगों को स्ट्रेटजी समझ आ गई होगी। सर ये ऑसिलेटर बॉटम से बाई इंडिकेटर भी कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है सर, वही तो मैं बता रहा हूँ कि अब ट्रेंड सेल का है तो हमने बाई क्यों करना है? हमारा कौन सा दिमाग ख़राब है? हमें पता है कि ट्रेंड बाई सेल का है, तो बाई का जितना मर्जी कहता रहे, चीख चीख के कहता रहे बाई कर लो बाई कर लो, हमने पंगा नहीं लेना, क्योंकि ट्रेंड तो सेल का है, उसने तो कहते रहना है। सर मैंने बताया तो है 10 पिप का टेक प्रॉफिट लगा लें, 10 पिप का एसएल लगा लें। सर ये सर ये इफ्तार भाई रियल मार्केट ही है, मैंने कौन सा अपने पास से लाइनें ड्रा की हैं। हाँ बिल्कुल, ट्रेंड तो देखना है, वही तो मैंने बताया है कि सबसे पहला काम हमारा है कि हमने H1 चार्ट पे ट्रेंड देखा है, ट्रेंड सेल का हो गया, तो अब हमने क्या किया कि 15 मिनट चार्ट पे गए और इंडिकेटर से हमने सिर्फ और सिर्फ सेल की ट्रेड्स लेनी है, हमने बाई की ट्रेड लेनी नहीं है। सेम इसी तरह से जब चार्ट में ट्रेंड बाई का था, यहाँ पे इस जगह पे मैं लाइन लगा देता हूँ, यहाँ पे बाई का ट्रेंड था और ये ट्रेंड हमारा यहाँ तक गया है इस जगह पे, और हम अगर 15 मिनट चार्ट पे आ जाएं, इस एरिया में बाई की ट्रेड्स की देख लें तो ये हमारी एक बाई की ट्रेड है, ये हमारी दूसरी बाई की ट्रेड है, ये तीसरी बाई की ट्रेड है, ये चौथी बाई की ट्रेड है। 4 ट्रेड्स हमें इस एरिया में बाई की मिली हैं और टोटल मार्केट की मूव इस पूरे एरिया में हुई है जनाब कोई 100 पिप की, 100 पिप की, और हमें 4 ट्रेड्स मिली हैं और आराम सुकून से जितनी भी मिली हैं बगैर टेंशन के मिली हैं और आराम सुकून से प्रॉफिट वाली मिली हैं। मैं ये नहीं कहता कि ये बहुत आला स्ट्रेटजी है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये नहायत बेहतरीन साबित हो सकती है अगर इसको अच्छे तरीके से ट्रेंड फॉलो करके किया जाए। मूविंग एवरेज कौन कौन सी यूज़ करवाई हैं? सर यहाँ पे तो मैंने जस्ट तुक्का लगाया है कि एक मूविंग एवरेज डिफ़ॉल्ट 14 की है, दूसरी हमने 28 की लगा ली है, लेकिन मैं बहरहाल रिकमेंड करूँगा जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ इस स्ट्रेटजी के लिए वो 10 और 20 की मूविंग एवरेज है, 14 और 28 की नहीं, 10 और 20 की मूविंग एवरेज है, और वो भी अगर आप एक्सपोनेंशियल यूज़ कर लें तो मज़ीद बेहतर हो जाता है। मूविंग एवरेज कैसे सेट करनी है? बहुत सिंपल है सर, मैं दोबारा दिखा देता हूँ। मूविंग एवरेज ट्रेंड को इधर खोलते हैं, मूविंग एवरेज पे डबल क्लिक करेंगे, ये पीरियड है, यहाँ से हमने लिखना है 10 की लगानी है तो मैं यहाँ पे 10 लिख दूंगा, 20 की लगानी है तो यहाँ पे 20 लिख दूंगा। कलर दोनों का डिफरेंट डिफरेंट रखिएगा ताकि आपको पता रहे कि कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है। सर मैं बहुत लेट हो गया हूँ सर, माजरत चाहता हूँ, इसका मेरे पास कोई हल नहीं है लेट होने का। हाँ सर, उम्मीद है कि H1 में जो मार्किंग आप कर रहे हैं रियल टाइम में, तो टोटल एरिया हम मार्क नहीं, जी बिल्कुल नहीं कर सकते, हमने तो स्टार्टिंग पॉइंट देखना है सर,
हमने तो जस्ट स्टार्टिंग पॉइंट देखना है और एंडिंग पॉइंट जाके भी मूविंग एवरेजेस नहीं बता देना है। और मैंने बताया कि जो ट्रेड आपकी आखिरी स्टॉप लॉस हिट कर जाए, अगर आपको और कुछ नहीं ना आता तो जो ट्रेड आपकी आखिरी स्टॉप लॉस हिट कर जाएगी वहाँ पे जाके आप समझ लें कि ट्रेंड अब चेंज होने लगा है और आप नए ट्रेंड का वेट करना शुरू कर दें। मूविंग एवरेजेस आपको चेंज होती नज़र आएंगी और आप बड़े आराम से आगे जा सकती हैं। ऑसिलेटर डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हैं बिल्कुल, और सिर्फ इसमें हमने 50 की लाइन एक्स्ट्रा ऐड की है। मार्केट अगर बाइंग ट्रेंड में है तो हमने 0 से 50 के दरमियान सिर्फ बाई की ट्रेड्स देखनी है, और अगर मार्केट सेल के ट्रेंड में है तो हमने 50 से 100 के दरमियान जितनी भी सेल की ट्रेड्स हैं उनको सिर्फ देखना है और कुछ नहीं करना। सिंपल ट्रेडिंग को जितना सिंपल रखेंगे ना उतना मज़ा आएगा। वैसे तो बेशुमार मेथडोलॉजीज़ हैं, जैसे आजकल एसएमसी का बड़ा चर्चा है, वीएसए का बड़ा चर्चा है और बहुत कुछ है, ऑर्डर ब्लॉक है। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि वो ना पढ़ें, जितना पढ़ते जाएंगे उतना आसान होता जाएगा। लेकिन ये भी कहता हूँ कि जितना पढ़ते जाएंगे उतना मुश्किल भी होता जाएगा। ट्रेडिंग के अंदर एक फ़िक्रा यूज़ किया जाता है, पैरालिसिस विद एनालिसिस। पैरालिसिस कहते हैं फॉलोज को। जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप गैदर करते जाएंगे, कुछ चीज़ें कह रही होंगी बाई कर लो, कुछ चीज़ें कह रही होंगी सेल कर लो, कुछ चीज़ें कह रही होंगी नहीं अभी कुछ नहीं है वेट कर लो। तो जितना ज़्यादा आप करते चले जाएंगे उतना ज़्यादा आपके लिए डिसीजन मेकिंग मुश्किल होती चली जाएगी। सर वीएस से एक टर्म है जो कि वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस के लिए यूज़ होती है, ये भी टेक्निकल एनालिसिस का एक फार्मूला है। अच्छा जी, मैसेज कई सारे गुजर गए। ऑसिलेटेड डिफ़ॉल्ट वैल्यू के अगेन बताएं सर। सर डिफ़ॉल्ट ही है, कुछ नहीं है, हमने स्टोकेस्टिक के अंदर जस्ट एक 50 का लेवल ऐड किया है। सर इस स्ट्रेटजी में अगर कैंडल स्टिक पैटर्न का ना पता हो तो भी ट्रेड, सर मैंने बताया कि अगर कुछ भी नहीं पता ना तो भी ट्रेड की जा सकती है। वैसे जैसे जैसे पता हो, कैंडल स्टिक पैटर्न्स का पता हो तो ट्रेड मज़ीद आसान और मज़ीद मज़ेदार हो जाएगी। लेकिन मैंने तो एक ले मैन की तरह से ये समझाया है कि अगर आपको कख भी नहीं आता ना तो जस्ट इस फार्मूले को पकड़ के ट्रेड कर लें। लेकिन यहाँ पे एक शर्त अभी भी रहती है, और वो क्या है कि ऐसी करेंसीज पे ट्रेड करनी है जिनकी एवरेज जो है वो अच्छी हो। मिसाल के तौर पे अगर मैं इसी स्ट्रेटजी को अप्लाई कर देता हूँ यूएसडी और जेपीवाई पे, मैं करके देख लेता हूँ, मुझे नहीं पता उसकी एवरेज क्या है इस वक्त, लेकिन उसकी आमतौर पे कम होती है। ये आ गया जनाब 30 मिनट या H1 चार्ट ले लेते हैं इसका। अब ये देखें, ये यूएसडी जेपीवाई का चार्ट है, और इस यूएसडी जेपीवाई के चार्ट पे आप किधर ट्रेंड पकड़ेंगे मुझे बताएं। सर सेल कहाँ से करना है ये पूछना था 100। सर मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, सबसे पहले आपने बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेंड देखना है, बाई का है या सेल का है। अगर बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेंड बाई का है तो छोटे टाइम फ्रेम पे जाके स्टोकेस्टिक में 0 से 50 के दरमियान जो भी बाई का सिग्नल आएगा उसको आपने ट्रेड करना है। अब बाई का सिग्नल कौन सा है? जहाँ पे ये ग्रीन लाइन नीचे से रेड को ऊपर क्रॉस करती है। और अगर ट्रेंड सेल का है तो फिर 50 से 100 के दरमियान जो भी सेल का सिग्नल आएगा उस पे आपने इसको ऊपर से नीचे की तरफ अप्लाई क्रॉस करना है। गोल्ड पे अप्लाई करने जी का भी कर लेते हैं सर। अच्छा मैं बता रहा था ये यूएसडी जेपीवाई, जो मैंने जस्ट एक एग्जांपल खोली है। अब इस पे आप मुझे बताएं कि ट्रेंड किधर से पकड़ेंगे। मार्केट ट्रेंड में जाती है, फिर गड़बड़ हो जाती है, निकलती है, फिर गड़बड़ हो जाती है, फिर निकलती है, फिर गड़बड़ हो जाती है। तो इधर आप बताएं कि किधर ट्रेड बनेगी। कोई ट्रेड बनती है सारे एरिया में? कहीं पे भी कोई ट्रेड नहीं बनेगी। लेकिन इसकी बजाय मैं एक और पेयर खोल लेता हूँ। सर ये हाई वॉलेटाइल है तभी ऐसा है। मैं एक और पेयर खोल लेता हूँ। ये है GBP AUD, हाँ को देखना पड़ेगा हमें। ऐसे पेयर्स आपने देखने, मैं वो फार्मूला भी बता देता हूँ। ऐसे मैं सारा कुछ ये ख़त्म करता हूँ ताकि उसकी तरफ हम जा सकें। पहले ऐसे पेयर्स देखने हैं जिनकी एवरेज ज़्यादा है, वो कैसे पता चलेगा। ये लाइनें भी हम ख़त्म करते हैं। ये आ गया जी चार्ट पे। जब आप चार्ट पे आते हैं तो आपके पास एक ऑप्शन होता है शो पीरियड सेपरेटर्स का। हाउ इफ़ वी अप्लाई दिस स्ट्रेटजी ऑन ऑयल। बिल्कुल सर ऑयल पे कर सकते हैं। और सदाकत भाई आपको तो पता है, पढ़ाया भी हुआ है आपको तो। अच्छा जी, हमारे पास चार्ट के ऊपर एक ऑप्शन होता है शो पीरियड सेपरेटर्स का। मैं दिखा देता हूँ वो कहाँ पे है। चार्ट की प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, कॉमन में जाएंगे, यहाँ पे शो पीरियड सेपरेटर्स का ऑप्शन है और इसको ऑन करेंगे। ये हमारे पास सब कुछ लाइनें आ गई हैं।
कंट्रोल वाई अगर आप प्रेस करें अपने कीबोर्ड से तो भी आ जाएंगी। मैं कंट्रोल वाई प्रेस करता हूँ, ये गायब हो जाएंगी, दोबारा प्रेस करूँगा तो वापस आ जाएंगी। अच्छा, अब ये लाइनें क्या करती हैं? एक्चुअली ये लाइनें जो हैं ये 24 घंटे की सेपरेशन है। ये H1 चार्ट है, 30 मिनट चार्ट है, जो भी है। ये हो ये रहा है कि रात के 3 बजे से लेके अगले रात 3 बजे तक का टाइम इन दोनों लाइनों के दरमियान डिस्प्ले हो रहा है, यानी 24 घंटे का टाइम है। उसके बाद डेट बदल जाती है। हमने करना ये है कि हमने 24 घंटों के दरमियान हाई टू लो नापना है। इस करेंसी का हाई टू लो, सर कोई कैलकुलेटर खोल के लिखना शुरू करे। इस करेंसी का हाई टू लो है जनाब 39 पिप्स इस दिन का। 5 दिनों का हाई टू लो हमने नापना है 39, चले मैं ही लिख लेता हूँ 39 पिप्स। इस करेंसी का हाई टू लो है 42 पिप्स प्लस 42 दूसरे दिन का हो गया। तीसरे दिन का इसका हाई टू लो है 50 पिप्स, तीसरे दिन का हो गया 50 पिप्स। चौथे दिन का हाई टू लो हमारा क्या, चौथा दिन 1 2 3, ये चौथा दिन आ गया। चौथे दिन का हाई टू लो है हमारा जनाब 60 पिप्स, और 5वें दिन का हमारा हाई टू लो है टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक का 80 पिप्स। 5 दिन का हाई टू लो हमने नाप लिया। अब ये टोटल मेरे पास जो जवाब आया है वो तो 271 पिप्स हैं। अब मैंने इसको 5 पे तकसीम कर देना है और मेरे पास जवाब आ रहा है 54। मेरे पास जवाब आ रहा है 54, यानी 5 दिन की जो एवरेज मूवमेंट है इस करेंसी पेयर की वो 54 पिप्स है। सर ऐसी करेंसी ढूंढनी है जो कि मिल जाएंगी, बड़े आराम से मिल जाएंगी। ऐसी करेंसी ढूंढनी है जिसकी एवरेज जो है वो 80 प्लस है। अगर एक करेंसी सारे दिन में मूव ही 40-50 पिप्स कर रही है तो सर वो आपको 100 पिप का प्रॉफिट कैसे देगी? जिन करेंसीज की मूवमेंट ज़्यादा है प्रॉफिट वही देंगी और हमेशा ट्रेंड में भी वही रहेंगी। जिन करेंसीज की, अब यहाँ पे देखें वॉलेटिलिटी, अभी बात की थी किसी ने जी वॉलेटिलिटी हो। अब वॉलेटिलिटी क्या है ये देखें, दिन में एक दफ़ा नीचे गई है, दूसरी दफ़ा ऊपर गई है, तीसरी दफ़ा फिर नीचे गई है, चौथी दफ़ा फिर ऊपर गई है, 5वीं दफ़ा फिर नीचे गई है। वॉलेटिलिटी तो बहुत है यार इसमें, लेकिन मूवमेंट डायरेक्शनल नहीं है। हमें ट्रेड करने के लिए ऐसी करेंसी पेयर्स की ज़रूरत है जिनमें डायरेक्शन अच्छी हो, मार्केट एक सिंगल डायरेक्शन में मूव करती हो। ट्रेंड ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज जो हैं वो हमेशा डायरेक्शनल पेयर्स के साथ ज़्यादा बेहतर काम करती हैं। अब मुझे नहीं पता है इसका, लेकिन अगर मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक देखूँ, सर ये करेंसी पेयर देख लें, ये कौन सा है, GBP JPY है। इसका ज़रा निकाल लें सर हाई टू लो। ये इसका लो है, ये इसका हाई है, और ये जनाब 214 पिप, 214 पिप एक दिन की मूवमेंट है। ये इसका लो है और ये इसका हाई है 80 पिप, दूसरे दिन की 80 पिप की मूवमेंट है। ये इसका लो है और ये इसका हाई है 173 पिप, 173 पिप की मूवमेंट है। और ये जनाब इसका लो है, ये खैर एक्सेप्शनल है, मैं वैसे इसको काउंट नहीं करूँगा, यहाँ तक ही रखते हैं 176 पिप। 176 कितने दिन हो गए, 1 2 3 4, और ये जनाब 5वां दिन हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक 184 पिप, 184। टोटल मूवमेंट है 827 पिप्स की 5 दिनों में, और उसको मैं 5 में तकसीम करता हूँ, जवाब आता है 165 पिप। सर इस करेंसी पे अगर आप ट्रेडिंग करेंगे ना तो आपको कहीं बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे किसी भी ट्रेंड ट्रेडिंग स्ट्रेटजी से, और आपको लाजवाब ट्रेड्स मिलेंगी, डायरेक्शनल मिलेंगी, स्टॉप लॉस हिट होने का खतरा बराए नाम होगा, और आप हमेशा प्रॉफिट एंजॉय करेंगे। और ट्रेंड के जितने भी इंडिकेटर्स हैं वो यहाँ पे ज़्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि मैंने अपना जो कॉन्सेप्ट है आप लोगों तक वो क्लियर कर दिया है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, मुझे पिछले लेक्चर में एक बंदे ने कहा था जी कि कुछ स्ट्रेटजी शेयर कर दें। एक स्ट्रेटजी तो मैंने आज आपके साथ शेयर कर दी है। उसके साथ साथ यहाँ पे forex.guru.pk पे आ जाएं। फॉरेक्स सर्विसेज के अंदर टॉप फॉरेक्स स्ट्रेटजीज का सेक्शन है। दोबारा दिखा देता हूँ, forex.guru.pk पे पहला ही मेन्यू फॉरेक्स सर्विसेज का है, उसमें टॉप फॉरेक्स स्ट्रेटजीज़ का सेक्शन है सेकंड पेज पे, और यहाँ पे कुछ स्ट्रेटजीज़ हैं जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ। मेरी एक आदत है कि मैंने कभी अपनी चीज़ छुपाई नहीं है, मैं हर चीज़ खोल के बताता हूँ। जिसने फ़ायदा लेना है वो ले। देखें, फ़ायदा देना है अल्लाह की ज़ात ने, मेरे किसी चीज़ के छुपाने से मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिलना। हाँ, मेरी किसी चीज़ से बताए हुए से आपको फ़ायदा हो जाएगा तो शायद दिल से दुआ निकल जाए, और मेरे लिए वो बहुत बड़ी चीज़ है। तो यहाँ पे पैरा मोमेंटम स्ट्रेटजी ये मैंने
मेरे ख्याल में 12 या 13 में डेवलप की थी अपने लिए, और ये बहुत इफेक्टिव है। उससे पहले एक स्ट्रेटजी हमने यूज़ की थी जिसमें 4 मूविंग एवरेजेस हैं। ये बेसिक सी स्ट्रेटजी है लेकिन बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती है। इवन ये कि मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने इस स्ट्रेटजी के साथ अकाउंट्स डबल करके भी मुझे दिखाए हुए हैं 2-2 महीने के अंदर। बहुत अच्छी ट्रेडिंग इसके साथ होती है, लेकिन ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि इसमें 4 मूविंग एवरेजेस का इस्तेमाल है कि बंदा कंफ्यूज ज़्यादा हो जाता है। पैरा मोमेंटम के अंदर 2 मूविंग एवरेजेस का इस्तेमाल है। ये सामने आपको तस्वीर भी उसकी नज़र आ रही है। इसमें मोमेंटम ऑसिलेटर नामी एक इंडिकेटर यूज़ हुआ है, पैराबोलिक एससीआर यूज़ हुआ है, पिवट टर्मिनल नामी एक इंडिकेटर यूज़ हुआ है, और 2 मूविंग एवरेजेस हैं। ये सारे का सारा यहाँ पे आप इसको खोलेंगे, यहाँ पे इसकी वीडियो ट्रेनिंग भी मौजूद है तकरीबन 1-1 घंटे की, और साथ में डाउनलोड के लिए भी ये सारा कुछ अवेलेबल है। यहाँ से आप स्ट्रेटजी डाउनलोड करके MT4 में इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हैं। ये एक स्ट्रेटजी है एंड्रियो नॉन लेग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। ये आई थिंक मैंने 2022 के जनवरी में पब्लिश की थी। बहुत इफेक्टिव है। और ये एक और स्ट्रेटजी हमने पब्लिश की थी, ये तो सिंगल इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटजी है, ये कस्टम इंडिकेटर है खैर, और ये WSS ओपन के नाम से है। बहुत लाजवाब है और इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। इन सारी स्ट्रेटजीज़ की तकरीबन 1-1 घंटे की ट्रेनिंग भी यहाँ पे अवेलेबल है जब आप पेज पे जाएंगे, और वहाँ से उसको आप डाउनलोड करके यूज़ भी कर सकेंगे। नहीं सर, ट्रेडिंग व्यू के लिए नहीं है। ट्रेडिंग व्यू पे आप खुद बना लें, ये बन जाएंगी, कोई मसला नहीं है। इधर से वीडियो देख के ट्रेडिंग व्यू पे आप बना लें। सर ये वाला भी है इसमें, ये हाँ, वो नीचे जो 4 मूविंग एवरेजेस वाली है वो है, लेकिन वहाँ पे 4 मूविंग एवरेजेस का इस्तेमाल है। मैंने आपको अब उसको सिंप्लीफाई करके 2 का इस्तेमाल बताया हुआ है। ठीक है सर, इधर ही रखते हैं। मुझे नज़ला सा हो रहा है वैसे। तो क्वेश्चन कोई है सर अपने बताएं। मैं दोबारा से ये बता देता हूँ, forexguru.pk पे आ जाएंगे। मेन्यू, पहले ही मेन्यू के अंदर फॉरेक्स सर्विसेज का मेन्यू है। दूसरी लाइन में टॉप फॉरेक्स स्ट्रेटजीज़ के अंदर सारी की सारी स्ट्रेटजीज़ जो हैं वो आपको मिल जाएंगी। इफ्तिखार भाई बहुत शुक्रिया सर, आपने 2-3 दफ़ा कमाल है कह दिया है, बड़ी मोहब्बत है, आपकी मेहरबानी है। इसको कमाल सर तब होगा जब इसको डेमो अकाउंट पे प्रैक्टिस करेंगे, और अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करने के बाद लाइव अकाउंट पे आएंगे, तब जाके आपको इसके अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। देखने में चीज़ें बहुत अच्छी नज़र आ जाती हैं, लेकिन ये अच्छी तभी होती हैं जब आपकी इसके ऊपर पूरी प्रैक्टिस हो, डट के आपने इसके ऊपर काम किया है, तभी आपको उसके रिजल्ट्स अच्छे नज़र आते हैं। देखने में, मेरे दिखाने में बहुत आपको अच्छा नज़र आ जाएगा क्योंकि मैंने प्रैक्टिस की हुई है, मुझे पता है। लेकिन जब आप करेंगे तो आपको गड़बड़ें आएंगी, आपको गलतियाँ भी आएंगी, आप लॉसेस भी करेंगे, सारा कुछ करेंगे। सर आपकी सजेशन में इन 4 इंडिकेटर्स में से कौन से पे प्रैक्टिस करूं? सर जिस पे मर्जी करें, सारी अच्छी हैं। मैं जिस चीज़ के बारे में कोई रिकमेंडेशन देता हूं उस चीज़ के ऊपर मेरी अपनी सालों की रिसर्च होती है। सर ट्रेडिंग व्यू क्या है? सर ट्रेडिंग व्यू एक एप्लीकेशन है, जिस तरह से हम MT4 यूज़ कर रहे हैं, TRADING ट्रेडिंग व्यू एक चार्टिंग एप्लीकेशन है। जिस तरह से हम MT4 यूज़ करते हैं वैसे ही ये भी एक चार्टिंग एप्लीकेशन है। यहाँ पे भी वैसे ही सारा कुछ है, इसके भी अपने इंडिकेटर्स हैं। और ये ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट है। किधर गया इसके इंडिकेटर्स, किधर गया, इन्होंने काफ़ी सारा कुछ चेंज किया है। ये आ गया सुपर चार्ट, और यहाँ पे आ जाएंगे तो ये इसका चार्ट खुल जाएगा। क्लास जब ये आ गया जिसका चार्ट, मैं इसको चैट को मिनिमाइज़ कर देता हूँ ज़रा। ये इसका चार्ट है, जैसे बाकी चीज़ों में चार्ट है, ये इसके चार्ट है। कुछ लोग इसको ज़्यादा पसंद करते हैं, कोई मसला नहीं है। इसमें काम करना चाहता है, इसमें काम कर लें। एक्चुअली काम करना है। हाँ, एक मैं चीज़ कहूँगा कि जिस पे भी एप्लीकेशन पे काम करना है ना, एक एप्लीकेशन पे डट के काम करें। अगर आप ट्रेडिंग व्यू पे करना चाहते हैं, ट्रेडिंग व्यू पे ही करें। MT4 पे करना चाहते हैं, MT4 पे ही करें। लेकिन ये ना करें कि कभी एक पे कभी दूसरे पे, वो बंदा डबल माइंडेड हो जाता है, ना इधर का ना उधर का, 2 कश्तियों का सवार हमेशा डूबता है। सर आप भी कौन सी स्ट्रेटजी? सर मैं पैरा मोमेंटम मेरी अपनी स्ट्रेटजी है, वो मैंने बहुत यूज़ की है। जैसे मैंने बताया कि हम मल्टीनेशनल कंपनीज़ के फंड्स उसी स्ट्रेटजी के साथ मैनेज करते रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ ज़ाहिर है मैंने और बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जो कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स आते हैं, चार्ट पैटर्न्स आते हैं, फिबोनाची रिट्रेसमेंट आती है, और बहुत कुछ आता है, SMC है, VSA है, सारा कुछ ही आता है। ज़ाहिर है जब बंदा ट्रेडिंग कर रहा होता है तो वो सारी चीज़ें मद्देनज़र ज़रूर रखता है। कोई एक चीज़ ये नहीं होती कि जी बस इसी के साथ सारा कुछ है। जहाँ से हेल्प मिलती है बंदा उसको यूज़ करता है। सर अगर एक ट्रेडर कोई स्ट्रेटजी फॉलो कर रहा है तो क्या उससे कोई और भी स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए? मैं रिकमेंड नहीं करूँगा।
अक्सर ये होता है कि हम एक स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं, 2-4 दिन उसके साथ ट्रेडिंग की, कुछ अच्छी ट्रेड्स मिली हैं और फिर कहीं पे लॉसेस शुरू हो गए हैं, तो हमें लगता है यार बेकार है, छोड़ो इसको, अगली पे चलो। और मैं पर्सनली ऐसे ट्रेडर्स को जानता हूँ जो 2-3 दिन से ज़्यादा एक स्ट्रेटजी यूज़ ही नहीं करते। सर स्ट्रेटजी के लिए एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है कि कोई भी स्ट्रेटजी पकड़ लें, उसको कम से कम 6 महीने डट के प्रैक्टिस करें, तब जाके आप उसके मास्टर बन सकते हैं। तो हमारे बदकिस्मती ये है कि हम 4 दिन से ज़्यादा यूज़ नहीं करते। सर रिकमेंडेड बेस्ट वन स्ट्रेटजी फॉर अस टू फोकस ऑन फुली। सर सारी अच्छी हैं, जिस पे मर्जी कर लें। ये असल में ट्रेडर्स के लिए एक होता है कि मैं कह दूं यार फलानी बड़ी अच्छी है, तो वो कहेंगे ठीक है जी, और मैं अगर कहता हूं जी सारी अच्छी हैं, तो लोग कहेंगे लो जी ये तो डिप्लोमेटिक जवाब दे दिया, सियासी जवाब दे दिया। ऐसा नहीं होता सर, सारी ही अच्छी हैं और सारी ही बुरी हैं, जो समझ आ गई। अब देखें हर स्ट्रेटजी कोई आसान है, कोई मुश्किल है। एक बंदे को एक स्ट्रेटजी अच्छे तरीके से समझ आ रही है, उसी बंदे को मेरी ही दूसरी स्ट्रेटजी मुमकिन है समझ ही ना आए, लेकिन वही स्ट्रेटजी मुमकिन है तीसरे बंदे को बड़े अच्छे तरीके से समझ आ जाए। तो इसलिए ये कहना बड़ा मुश्किल है कि कौन सी अच्छी है। 4-5 आपके पास अवेलेबल हैं, उनको चार्ट्स पे अप्लाई करें, 2-4 दिन सभी के साथ पंगे शंगे लेके देखें, आपको पता चल जाएगा कि आपके लिए कौन सी बेहतर है। हर बंदे का टाइम डिफरेंट है जिस पे वो ट्रेडिंग कर रहा है, हर बंदे का फ्री टाइम डिफरेंट है जो उसके पास ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल है, हर बंदे की सोच की सलाहियत अल्लाह ताला ने हर बंदे को दूसरे से डिफरेंट बनाया है। तो एक चीज़ जो एक बंदे के लिए बहुत अच्छी है, मुमकिन है वो दूसरे के लिए बिल्कुल बेकार हो। बस सर कोई टक ना करो, सॉरी सर नहीं समझ आई। और सर डू प्राइम की वेबसाइट लॉगिन करने का मसला, सर डू प्राइम मुझे मैसेज करें, मैं डू प्राइम वालों को कहता हूँ, बल्कि आप डू प्राइम ग्रुप मैंने कल फिर ग्रुप को जो है वो लॉक कर दिया था कि सिर्फ एडमिन्स मैसेज कर सकते हैं। फिर दरमियान में वो चूरन बेचने वाले आ गए थे, वो ये चीज़ कर लो जी, ये सेल कर लो, ये बाई कर लो। वो कोई बंदा बता रही किसी वेबसाइट को प्रमोट कर रहा था, मैंने तो मैसेजेस भी नहीं पढ़े सही तरीके से, तो फिर मजबूरन वो बंद करना पड़ा कि ये नेगेटिव इन्फॉर्मेशन जाती है ट्रेडर्स के पास। तो आजकल एसएमसी एंड वीएसए का कोर्स सेल कर रहे हैं, सो इट्स पॉसिबल ये इंडिकेटर 2000 में बनाए हैं एंड स्टिल वर्क ऑन नाउडेज। सर बड़ा अच्छा सवाल किया इफ्तिखार भाई। इफ्तिखार भाई एक चीज़ याद रखें कि फॉरेक्स मार्केट में जो इंडिकेटर्स हम यूज़ कर रहे हैं ना, ये शायद आज से कुछ 100 साल पहले, बल्कि इससे भी पहले अगर आप इनकी हिस्ट्री उठा तो इससे भी पहले के ही आपको मिलेंगे, और ये आज भी उतने ही इफेक्टिव हैं जितने 100 साल पहले थे। तो ठीक है, वक्त के साथ साथ नए नए कोर्स आ रहे हैं, हर बंदा अपना चूरन बेच रहा है, मैं किसी कोर्स को बुरा नहीं कहूँगा, मुझे सारा कुछ हो जाता है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि सारा कुछ सीखें, लेकिन पहले बुनियाद सीखें। अगर आपको बुनियाद अच्छे तरीके से नहीं ना आती, तो आप दुनिया का टॉप एंड कोर्स भी कर लेंगे तो आपको वो रिजल्ट नहीं दे सकता। सर ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन आ रहा है कि कौन सा ब्रोकर अच्छा है। सारे ही अच्छे हैं सर, डू प्राइम के साथ तरफ से क्लासेस हो रही हैं, डू प्राइम को चेक कर लें। मैं ये नहीं कहता कि कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है, सारे ही अच्छे हैं। ट्रेडिंग आपने करनी है, ब्रोकर का रोल तो सिर्फ इतना है कि उसने आपको डिपॉजिट और विड्रा टाइम पे देना है। अच्छा जी सर, मैंने $4000 का लॉस किया है किसी अकाउंट मैनेजर के थ्रू। सर अकाउंट मैनेजर्स को पैसे ना दें, कॉपी ट्रेडिंग में ना जाएं, मैं ये रिकमेंड करूँगा, क्योंकि जब तक आप उसकी परफॉर्मेंस नहीं चेक करते आप उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते, और परफॉर्मेंस दिखाता कोई नहीं, सच्ची बात है। जितने भी ये अकाउंट मैनेजर्स हैं, ये सारे आपको सिर्फ ये कहेंगे मुझ पे ट्रस्ट करो यार, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। भाई अगर वो इतना ही अच्छा है तो अपने लिए कर ले, आपके पीछे वो $100 के लिए तरले क्यों कर रहा है। हाँ सर, ब्रोकर के बारे में ज़रा गाइड कर दें, क्योंकि MT4 को मैंने प्ले स्टोर पे डाउनलोड किया था और आप लेक्चर में ब्रोकर का की बात कर रहे हैं। सर MT4 जस्ट एक एप्लीकेशन है, उसके पीछे आप जो मर्जी MT4 यूज़ कर लें, उसके पीछे कोई ना कोई ब्रोकर आपको यूज़ करना ही पड़ेगा। आप MT4 के ऊपर डायरेक्टली कुछ नहीं कर सकते, आप MT4 में डिपॉजिट करके ट्रेडिंग नहीं कर सकते। MT4 एक मेटाकोड नामी कंपनी है जिसने एक एप्लीकेशन बना के सारे ब्रोकर्स को दे दी है। अब आपका काम है कि आपने ब्रोकर सर्च करना है और ब्रोकर के साथ आपने अपना अकाउंट ओपन करना है, वो भी आपको MT4 ही देगा, लेकिन आपको ब्रोकर की ज़रूरत है ट्रेड करने के लिए। आप ब्रोकर के बगैर ट्रेड नहीं कर सकते, ये मैंने पहले लेक्चर में दूसरे लेक्चर में बताया था।
सर जो मर्जी, जिस मर्जी ब्रोकर के साथ कर लें, करें, काम करें, जिस मर्जी के साथ करें, जिसके ऊपर आपका दिल मुतमईन होता है उसके साथ करें, सारे ही अच्छे हैं। मैं फिर वही कहूँगा। वसीम भाई किस से लॉस करवाया? सर ना पूछें, बेहतर है। मैं एक फार्मूला बता देता हूँ आपको। कोई बंदा आके कहता है ना जी मैं अकाउंट मैनेजर हूँ, मुझे अकाउंट दे दें, तो आप उससे पूछें कि भाई अपनी 4 महीने की 6 महीने की ट्रेडिंग स्टेटमेंट दिखा दो। मोबाइल वाली नहीं देखनी, देखनी है लैपटॉप वाली स्टेटमेंट। लैपटॉप के ऊपर अगर वो आपको 4 से 6 महीने की स्टेटमेंट दिखाता है तो फिर उसके ऊपर ट्रस्ट करके आंखें बंद करके ट्रेड कर लें, उसके ऊपर ट्रस्ट करके उससे काम ले लें। लेकिन अगर वो कहता है 1-2 दिन की स्टेटमेंट मोबाइल वाली दिखा के, लो देखो जी ये फलाने का अकाउंट है, मैंने मैनेज किया जी, ये इतना प्रॉफिट आ गया 2 दिन का, तो सर वो फ्रॉडिया है, उसके ऊपर बिल्कुल ट्रस्ट ना करें। सर आपके ख्याल में किसी भी न्यू बंदे के लिए ट्रेडिंग फर्स्ट अर्निंग सोर्स होना चाहिए या सेकंड? सर सेकंड, नए बंदे के लिए सेकंड, कम से कम 3 साल के लिए। 3 साल तक आप इसको सेकंड सोर्स के तौर पे रखें, उसके बाद आप डिसाइड करें कि आपने इसको फर्स्ट सोर्स पे लेके आना है या नहीं। सर कैंडल चार्ट का लेक्चर कब होगा? काइंडली डिटेल्स होनी चाहिए। सर कल छुट्टी है, कल क्लास नहीं होगी, परसों इंशाल्लाह कैंडलस्टिक चार्ट्स के ऊपर बात करेंगे। क्या आप ब्रोकर हैं? नहीं सर मैं ब्रोकर नहीं, मैं तो ट्रेडर हूँ और टीचर हूँ। सर डू मिनिमम कितने से स्टार्ट होती है? डू प्राइम ब्रोकर के अंदर सर आप मेरे ख्याल में $10 से स्टार्ट कर सकते हैं। सर रियल अकाउंट MT4 में या MT5 में बनाएं? सर जिसमें आपका दिल करता है बनाएं, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। MT4 में कोई प्रॉब्लम तो नहीं। मैं सर MT4 यूज़ करता हूँ और मेरा ख्याल है कि अगर MT4 कंपनी ने बंद ना किया कभी तो मैं शायद MT4 पे ही रहूँ। क्यों, वजह पता नहीं। रिएक्टेड टू सर आप क्या आप ब्रोकर हैं? नहीं सर मैं ब्रोकर नहीं हूँ। ब्रोकर बहुत बड़ी चीज़ होता है सर, मैं तो बहुत छोटा सा बंदा हूँ। अच्छा जी, है चाहिए या नहीं सर? सर ब्रोकर का नाम ले लेके पूछ रहे हैं कि इस पे ट्रेड करनी चाहिए या नहीं। सर मैंने कहा तो है कि जिस पे मर्जी करें, लेकिन करें, डेमो करें, रियल पे ना करें। मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप रियल पे ट्रेडिंग करें, डेमो करें कम से कम 3 महीने और डट के करें, और 3 महीने के रिजल्ट से पता चलेगा कि आपको कितनी ट्रेडिंग आती है। उसके बाद सोचें कि हाँ रियल पे जाना है। और बदकिस्मती ये है कि हम डेमो पे टाइम नहीं देते, ये सोच के कि हमारा टाइम ज़ाया हो रहा है, और सीधे रियल पे चले जाते हैं कि अच्छा कमा भी लेंगे और ट्रेडिंग प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ऐसा नहीं होता। एक्चुअली जो डेमो पे आप टाइम दे रहे हैं वो आपकी टाइम की इन्वेस्टमेंट है। बंदा 2 तरह से कमाता है, कुछ लोग टाइम इन्वेस्ट करके कमाते हैं और कुछ लोग पैसे इन्वेस्ट करके कमाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि टाइम इन्वेस्ट करके कमाना जो है वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता है। सर मैंने एक बार $96 अकाउंट लॉस किया बट अभी प्रॉफिट में हूँ। सर माशाल्लाह, गुड, वेरी गुड। सर ब्रोकर भाग जा सकता है? सर आज तक तो भागा कोई नहीं है। 2 ब्रोकर भागे, वो भी नहीं है, खैर वो भी अभी हैं मार्केट में, लेकिन उन्होंने गड़बड़ की थी, लेकिन उनको डंडे पड़े हैं। लेकिन ब्रोकर नहीं भागता सर। ब्रोकर ने देखिए, ब्रोकर जो है वो क्यों भागेगा? हर ट्रेड आप प्रॉफिट में लेके जाएं चाहे लॉस में लेके जाएं, उसको प्रॉफिट मिल रहा है तो वो तो आपकी हर ट्रेड से कमा रहा है। आप चाहे कमाएं चाहे लॉस करें, वो तो कमा रहा है। तो ब्रोकर को क्या ज़रूरत है कि वो भाग के जाए? वैसे भी सुना है कि ब्रोकर जो है ना उसकी दौड़ इतनी नहीं होती, उससे भाग नहीं होता। हाँ चल चल के शायद चला जाए। सर मुझे ये समझ नहीं आता, आपने इतना सारा काम वेबसाइट पे डाल दिया है और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, वाई? सॉरी फॉर आस्किंग। सर ज़रूर, इसमें सॉरी वाली कोई बात नहीं है सर। इसलिए डाला है क्योंकि मेरी एक आदत है कि मैं खुद काम करता हूँ और जब मुझे उसे अच्छे रिजल्ट मिलते हैं तो मैं चाहता हूँ कि लोग भी करें। मुझे नहीं पता कि ये सही है या गलत है, लेकिन बहरहाल मेरी हर सर्विस फ्री है और हर चीज़ अवेलेबल है, ओपन अवेलेबल है। हाँ ये ज़रूर है कि कोई चीज़ अच्छी लगेगी, दिल से दुआ दे दीजिएगा, मेरे लिए इतना बहुत है। बाकी जहाँ तक पैसे की बात है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला बहुत दिए जा रहा है। सर प्ले स्टोर में MT4 MT5 क्यों डाउनलोड नहीं हो रहा? सर जिसके पास MT4 या MT5 डाउनलोड करने का इशू आ रहा है मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, मेरे पास उसकी फ़ाइलें मौजूद हैं। बल्कि वो यहाँ पे भी मैं आपको दिखा देता हूँ, वेबसाइट पे मेरे मौजूद हैं, यहाँ से ले सकते हैं, मुझे भी कहने की ज़रूरत नहीं है। फॉरेक्स सर्विसेज के अंदर चले जाएँ, टॉप फॉरेक्स एप्लीकेशंस, यहाँ पे आप क्लिक करें, यहाँ से आप MT4 और MT5 दोनों डाउनलोड कर सकते हैं। MT5 फॉर मोबाइल और MT4 फॉर मोबाइल दोनों यहाँ पे अवेलेबल हैं डाउनलोड के लिए। ये हमने बाकायदा लेके एप्लीकेशंस कंपनी से यहाँ पे रखी हैं
इनको डाउनलोड करें, जिस मर्जी ब्रोकर के साथ आप काम कर रहे हैं आप उसका सर्वर ऐड करके उस पर अपना काम शुरू कर दें। सर सिग्नल सेंड किए ग्रुप में, सर मैं सिग्नल्स ग्रुप में सेंड नहीं करता। सिग्नल की 2 सर्विसेज हैं, पहले भी बताया है। forexguru.p के वेबसाइट पे दिन के 11 बजे सिग्नल्स तकरीबन आ जाते हैं, यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। ये सामने टॉप पे जब आप वेबसाइट पे जाएंगे तो ये देखिए आपको सारे सिग्नल्स ही नज़र आ रहे हैं। ये 4 अक्टूबर के हैं, 3 के हैं, 2 के हैं। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, अगले पेज पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको सिग्नल्स मिल जाएंगे। दूसरी सर्विस हमारी जो है वो यूट्यूब के थ्रू है। ये देखें, थोड़ा सा नीचे जाएंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये सिग्नल्स को इस्तेमाल करने की एहतियातें और तदाबीर हैं। और ये नीचे यूरो डॉलर, पाउंड डॉलर, GBP USD और वगैरह वगैरह, गोल्ड, सारी चीज़ों के सिग्नल्स ये आपको अवेलेबल हैं। दूसरे सिग्नल्स हमारे यूट्यूब के ज़रिए आते हैं, ये लाइव हैं, 24 घंटे चल रहे हैं। ये नीचे आप जाएंगे जब यूट्यूब चैनल पे forexguru.pk पे, तो ये आपको सिग्नल्स की 2 स्ट्रीम नज़र आएंगी। खोल लें, यहाँ पे सिग्नल स्ट्रीम डिटेल के साथ इसके ट्यूटोरियल्स भी मौजूद हैं कि किस तरह से इसको फॉलो करना है। बहुत इजी है। जहाँ पे बाई का सिग्नल है वहाँ पे ग्रीन एरो लगेगा, जहाँ पे रेड एरो लगेगा वो सेल का सिग्नल है। आप इसको फॉलो करते हुए ट्रेडिंग कर सकती हैं। डिस्क्रिप्शन में इसके ट्यूटोरियल 2 पड़े हैं, उनको ज़रूर देख लीजिएगा। ये इधर मैं दिखा देता हूँ, ये ट्यूटोरियल पड़े हैं 2 इसके डिस्क्रिप्शन के अंदर। ये अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी कि सिग्नल्स को कैसे फॉलो करना है। अल्लाह अकबर। सर पीरियड कंटिन्यू होगा? सर कौन सा पीरियड कंटिन्यू करेंगे? सर विच इज़ योर चॉइस, फॉरेक्स और क्रिप्टो? सर मैं बहरहाल फॉरेक्स पे ज़्यादा प्रेफर करूँगा। क्रिप्टो भी अच्छा है लेकिन मैं बहरहाल फॉरेक्स को प्रेफर करूँगा। सर यूट्यूब पे तो संडे को भी ऑन होते हैं लाइव वाले? सर वो हम बंद ही नहीं करते, वो 24 घंटे चल रहे होते हैं। उनको हम बंद करेंगे तो हमें मंडे को फिर चलाने पड़ेंगे। वो संडे को ज़ाहिर है मार्केट बंद है तो सिग्नल चल नहीं रहा, लेकिन जब मंडे को ऑन होगी मार्केट तो सिग्नल ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। हम उसको क्लोज़ नहीं करते, वो 24 घंटे की सर्विस है। सर प्ले स्टोर से क्यों नहीं हो रहा, काइंडली बताएं। अदर ऑप्शंस तो हैं। सर प्ले स्टोर से क्यों नहीं हो रहा, उसका मेरे पास वैसे कोई जवाब है नहीं। असल में मेरा ख्याल में पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने कुछ किया है, प्ले स्टोर से MT4 और MT5 को गायब करवाया क्या कि मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक। बाकी अल्लाह बेहतर जानता है कि क्या हकीकत है इसके अंदर। सर इनकी एक्यूरेसी कितनी है? सर जो हमारे यूट्यूब के सिग्नल्स हैं उनकी एक्यूरेसी अल्हम्दुलिल्लाह 90% से ज़्यादा है। सर मुझे यूट्यूब लाइव स्ट्रीम का इंडिकेटर मिल सकता है? नहीं सर, वो हम किसी के साथ शेयर नहीं कर रहे। हर चीज़ फ्री अवेलेबल है लेकिन हम उसको फ़िलहाल शेयर नहीं कर रहे। हाँ सर इनकी एक्यूरेसी का यूट्यूब स्ट्रीम सिग्नल्स की एक्यूरेसी सर तकरीबन 90%, बल्कि उससे ज़्यादा है अल्हम्दुलिल्लाह। यूट्यूब स्ट्रीम पे जो इंडिकेटर लगा हुआ है उसमें चार्ट पैटर्न्स का इस्तेमाल हो रहा है, कैंडलस्टिक पैटर्न्स का इस्तेमाल हो रहा है, काफ़ी सारे इंडिकेटर्स का इस्तेमाल हो रहा है, काफ़ी सारी मेथडोलॉजीज़ का इस्तेमाल हो रहा है, और मिला के सारा कुछ वो तब जाके सिग्नल बनाता है। सर VPN इंस्टॉल करके हो जाते हैं MT4 इंस्टॉल? ठीक हो गया सर मुझे इसका, हाँ ठीक है। अगर VPN इंस्टॉल करके सिग्नल MT4 इंस्टॉल हो जाता है तो फिर हमारी गवर्नमेंट ने बंद करवाया हुआ है सर, पक्का हो गया। ये मुझे नहीं पता था वैसे। सर क्या फॉरेक्स इलीगल है? नहीं सर फॉरेक्स इलीगल नहीं है, लेकिन फॉरेक्स लीगल भी नहीं है क्योंकि फॉरेक्स के हवाले से पाकिस्तान में कोई कानून ही नहीं बना अभी तक। और जो चीज़ कानून नहीं है जिसका, वो ग्रे एरिया में आती है, वो ना लीगल होती है ना इलीगल होती है। सर कोई ट्राइड किया, सॉरी सर समझ नहीं आई। सर बाइनरी ट्रेडिंग क्या है? सर बाइनरी ट्रेडिंग भी फॉरेक्स की तरह से ही एक ट्रेडिंग है, लेकिन फॉरेक्स में ये होता है कि आप ट्रेड स्टार्ट करते हैं, उसके ऊपर आप टेक प्रॉफिट लगाते हैं, स्टॉप लॉस लगाते हैं, मार्केट टेक प्रॉफिट को हिट कर ले या स्टॉप लॉस को हिट कर ले, और वो चलती रहती है तब तक। बाइनरी में टाइम लिमिट है कि आपकी ट्रेड आधे मिनट में या 1 मिनट में या 2 मिनट में, अब तो मेरे ख्याल में टाइम कुछ ज़्यादा कर दिया उन्होंने, तो उसमें आप बताएंगे कि यहाँ से ऊपर जाएगी, अगर ऊपर चली गई तो आप प्रॉफिट में है, अगर नहीं चली गई तो वो लॉस में है। टेक्निकली मेरी नज़र में बाइनरी जो है वो प्योर जुआ आ जाता है। सर $10 से स्टार्ट कर लें? सर कर लें, कोई मसला नहीं है। $10 से करके तुम 0.01 की लॉट के साथ काम करें, आहिस्ता आहिस्ता, स्लो। बाकी मैं फिर एक दफ़ा क्लास ख़त्म होने के बाद डू प्राइम का जो अकाउंट ओपनिंग लिंक है डेमो अकाउंट का, वो ग्रुप में शेयर कर दूंगा। उस पर आप क्लिक करके अकाउंट अपना ओपन कर लें। जिनको इशू आ रहा है वो मैसेज कर दें, डू प्राइम की टीम जो है वो उनसे रब्ता कर लेगी और उनका मसला हल कर देगी। सर इतना बिलियन मार्केट बट पाक नॉट अलाउड, वाई रीज़न? सर ये रीज़न्स में जाएंगे तो फिर तो बहुत कुछ आ जाता है बड़ा, मैं इसके ऊपर 10 घंटे बता सकता हूँ कि किस रीज़न की वजह से नहीं अलाउ, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये कोई रीज़नेबल टाइम नहीं है इस टॉपिक पे बात करने का।
सर काइंडली रिपीट आंसर ऑफ माय क्वेश्चन अबव अबाउट योर सिग्नल स्ट्रीम एक्यूरेसी। सर बताया तो है वसीम भाई कि तकरीबन 90% से ज़्यादा एक्यूरेट सिग्नल्स के रिजल्ट्स आ रहे हैं। हाँ, मन्नाना सर जी थैंक्स, नहीं समझ आई सर। सर जज़ाकल्लाह, एक्सीलेंट ब्रीफिंग, शुक्रिया सर। कैसर महमूद भाई बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का। सर और कोई किसी के पास क्वेश्चन है तो बताएं, ज़रूर पूछें, मैं हाज़िर हूँ अभी। और 5 मिनट वेट कर लेते हैं आपके क्वेश्चंस का, उसके बाद फिर हम मैंने फिर दोबारा बता देता हूँ, कल क्लास नहीं होगी और परसों इंशाल्लाह हम मिलेंगे। सर लाइव स्ट्रीम के सिग्नल्स फॉलो करने की भी कोई स्ट्रेटजी है? बिल्कुल सर है, मैंने बताया कि स्ट्रीम के नीचे डिस्क्रिप्शन में 2 ट्यूटोरियल्स मौजूद हैं, उनको ज़रूर देखें कि स्ट्रीम को फॉलो करना कैसे है। जहाँ पे सिग्नल आता है वहाँ पे ट्रेड कैसे लेनी है, टेक प्रॉफिट कैसे लगाना है, स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, वो सारा कुछ उसके अंदर मौजूद है। सर आप मुझे कॉल पे टाइम से देंगे? मोहम्मद इमरान सर कर लें कॉल, मोस्ट वेलकम, जब मर्ज़ी कर लें क्लास के बाद। आज तो खैर ना कीजिएगा, कल को कर लीजिएगा दिन को, क्योंकि मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। और यकीन करें आपकी क्लास ख़त्म हो जाती है, लेकिन मुझे यहाँ ऑफिस से ये सारा कुछ वाइंड अप करते कराते तकरीबन 2 बज जाते हैं। तो मेरी जितने दिन से ये क्लास शुरू है मेरी नींद ही पूरी नहीं हो रही, और मेरे लिए नींद इस वक्त पूरी करना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि हार्ट पेशेंट हूँ। तो मेरे लिए मुझे अब लगातार दिन को चक्कर आ रहे हैं, सांस मेरा फूल रहा है, जब बात करता हूँ तो मैं प्रॉपरली बात नहीं कर पा रहा, तो मेरे लिए बड़ा इशू बना हुआ है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि क्लास किसी तरीके से मैं पूरी कर लूँ। सर वसीम भाई ओके सर, आपको अल्लाह से दे, आमीन सर आमीन, अल्लाह करम करे। सर मॉर्निंग में कॉल किस टाइम कन्वीनियंट है? सर मुझे आप शायद यकीन ना करें इफ्तिखार भाई, मैं ऐसा बंदा हूँ जिसने कभी किसी को मना नहीं किया, और मुझे दिन रात 24 घंटे, अगर मैं आपको अपना व्हाट्सएप कभी दिखा सकूँ तो मैं तकरीबन दिन में डेली बेसिस पे 1000 से ज़्यादा मैसेजेस का रिप्लाई करता हूँ, और कॉल्स तो सारा दिन लगातार कोई ना कोई करता ही रहता है। सर आई थिंक क्लास ज़रूरी है अगर हेल्थ ठीक नहीं हो रही। सर क्लासें रह गई हैं 3, इंशाल्लाह हो जाएगा, अल्लाह करम करेगा, पूरी करके ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह। सर बेसिक के बाद एडवांस की क्लास होगी? नहीं सर, इसके बाद फ़िलहाल कोई प्लान नहीं क्लास देने का। ये तो मैंने पहले ही बताया कि मैंने तो क्लासें पढ़ानी 1 जनवरी 2021 में बंद कर दी थी, रिटायरमेंट ले ली थी 18 साल पढ़ाने के बाद। ये तो डू प्राइम वालों ने ज़बरदस्ती मुझे उठा के इधर क्लासेस पे लगा दिया है, तो मैं सिर्फ ये उनकी मोहब्बत है, उन्होंने मुझे इंसिस्ट किया, मैंने इसलिए क्लासेस, ये 6 क्लासें 5 क्लासेस का तय हुआ था, लेकिन ये आई थिंक आज 5वीं है, लेकिन अभी 2-3 और हो जाएंगी। तो लेकिन ये है कि मेरी कंडीशन नहीं है कि मैं पढ़ा सकूँ। मुझे इससे पहले अंदाज़ा भी नहीं था क्लास पढ़ाने से पहले कि मुझसे मेरे साथ होगा क्या, लेकिन क्लासें 3 दिन पढ़ाने के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि मैं नहीं बोलने की कंडीशन में। आई थिंक क्लास ज़रूरी नहीं है अगर हेल्थ ठीक नहीं है। सर वो तो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, क्लास ज़रूरी नहीं है, लेकिन अब एक कमिटमेंट की है वो तो पूरी करनी है। सर दुआ कर दें बस, अल्लाह बेहतर करे, अल्लाह ताला मुझे कमिटमेंट पूरी करने का हौसला दे। सर प्लीज़ MT5 पे एक वीडियो बनाकर भेज दें। सर MT5 पे किस चीज़ की वीडियो बना के भेज दूँ? MT5 तो बहुत कुछ है MT5 में। ठीक हो गया इफ्तिखार भाई, लीव बस मैं करने लगा हूँ। 10:47 हो गए, इंशाल्लाह 10:50 पे हम इस क्लास को लीव कर देंगे। आमीन सर आमीन, अल्लाह ताला वाकई सेहत दे। देखने को आप मेरी तस्वीर भी देख रहे होंगे, देखने को मैं बहुत हट्टा कट्टा हूँ, लेकिन अंदर से बस हो गई है, बाबा हो गया, बूढ़ा हो गया हूँ। सर आप भी ट्रेडिंग करते हो या नहीं? नहीं सर, मैं हार्ट अटैक जब मुझे हुआ है सितंबर के महीने में पिछले साल हुआ था, तब से लेके अब तक मैंने ट्रेडिंग करने का 2-3 दफ़ा प्लान ज़रूर किया है, लेकिन नहीं बैठ सकता, इस वजह से अभी तक स्टार्ट नहीं की है। दोबारा प्लान, ये क्लासें ख़त्म हो जाएंगी तो शायद मैं दोबारा अब प्लान करूँ, क्योंकि ज़ाहिर है काम तो करना है ना। लेकिन 1 साल हो गया है, मैंने फ़िलहाल स्टॉप किया हुआ है। सर आप ट्रेडिंग के, सर ये तो मुझे नहीं पता, मैं तो खुद स्टूडेंट हूँ इस फील्ड का,
गुरु तो पता नहीं किस किस्म के होते होंगे, मैं तो स्टिल पढ़ रहा हूँ और अभी बहुत कुछ रहता है मेरे पढ़ने के लिए। ठीक है सर, इस स्ट्रेटजी को कल मार्केट ओपन हो जाएगी इंशाल्लाह, तो आप इसको प्रैक्टिस करें और इंशाल्लाह उम्मीद है अल्लाह ताला से कि अच्छे रिज़ल्ट्स आएंगे। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे उतना ज़्यादा बेहतर होगा। एक दो दिन से कोई रिज़ल्ट नहीं आते, हफ्ता तो बंदों को वैसे ही नई चीज़ समझने में लग जाता है। तो कोशिश करें कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। इस स्ट्रेटजी को वैसे मैंने जो यूज़ किया हुआ है वो है 30 मिनट चार्ट पे ट्रेंड एनालिसिस करके 5 मिनट चार्ट पे ट्रेड करने के हवाले से। तो उसके साथ भी आप देख लें, मैंने था आज आपको जो एग्जांपल दी थी वो 1 घंटे के चार्ट पे और 15 मिनट के चार्ट पे थी, लेकिन मैं ज़ाती तौर पे इसको 30 मिनट चार्ट पे ट्रेंड को देख के 5 मिनट चार्ट पे एनालिसिस ट्रेड करने के लिए यूज़ करता रहा हूँ। पैरा मोमेंटम स्ट्रेटजी जो मैंने आपको बताई है वो भी ख़ास तौर पे मैंने अपने लिए बनाई थी, क्योंकि मेरे ऊपर क्लासेस का बहुत ज़्यादा बर्डन होता था। 18 घंटे मैंने लेक्चर्स दिए हुए हैं और तकरीबन कोई 10 साल मैंने 18 घंटे लेक्चर्स दिए हुए हैं। ये कहने को बड़ा इजी है, मैं ये तो आपको ग्रुप में पढ़ा रहा हूँ, लेकिन इससे पहले मैं इंडिविजुअल क्लासेस को मोस्टली पढ़ाता था। मैं ग्रुप्स में नहीं पढ़ाता था क्योंकि मुझे ग्रुप में पढ़ाने का मज़ा नहीं आता। मैं 1 to 1 को पढ़ाता हूँ सिर्फ, क्योंकि वहाँ पे ये होता है कि आपको पता होता है कि जिसको आप पढ़ा रहे हैं उसके साथ आप किस स्पीड से चल रहे हैं। अब आप इस क्लास की बात कर लें तो माशाल्लाह बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनको एसएमसी का भी पता है, वीएसए का भी पता है, बहुत सारे ऐसे हैं जिनको कुछ भी नहीं पता। तो फिर वो आप एक पेस मैनेज नहीं कर सकते, आप एक कंसिस्टेंसी नहीं ला सकते। तो मैं इंडिविजुअल्स को पढ़ाता रहा हूँ और नेशनल इंटरनेशनल दोनों लेवल्स पे मैंने पढ़ाया है। और तकरीबन मेरी एक रूटीन रही है कि मैंने 10 साल 18 घंटे डेली क्लास में पढ़ाता था, 18 घंटे में लेक्चर्स देता था और बाकी के 6 घंटे बचते थे उसमें मैं सोता भी था, उसमें मैं खाता पीता भी था, उसमें बाकी काम भी करता था। और यही मेरी एक गलती थी ज़िंदगी की जो मैंने की, जिसकी वजह से मुझे हार्ट अटैक हुआ, क्योंकि मैंने वर्क के ऊपर बहुत ज़ोर दे दिया लेकिन अपनी सेहत के ऊपर कोई फोकस नहीं किया और एंड रिज़ल्ट ये निकला कि मैं हार्ट अटैक दो हार्ट अटैक मुझे हो गए। सर टाइम फ्रेम सारे ही अच्छे हैं, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किस किस्म के ट्रेडर हैं। स्कैल्पर हैं तो छोटे टाइम फ्रेम्स को देखेंगे, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर्स हैं तो 30 मिनट H1 टाइम फ्रेम ठीक है, अगर आप पोजीशन ट्रेडर हैं तो H4 से आगे जितने टाइम फ्रेम्स हैं वो सारे अच्छे हैं। ठीक है सर, यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। काफ़ी सारी माशाल्लाह सवाल भी हो गए और उम्मीद है कि आप लोगों को कुछ चीज़ें समझ भी आई होंगी। कल छुट्टी है इंशाल्लाह, परसों इंशाल्लाह हम आप दोस्तों से दोबारा मुलाकात करेंगे। अगला लेक्चर हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न्स के ऊपर होगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।